जैसे ही उस लड़के ने खुद को आईने में देखा, वो पूरा झटका खा गया, बिल्कुल घबरा गया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो तो पहले ही दोबारा जन्म ले चुका था। घबराहट में वो अचानक से ग्लू स्प्रे करने लगा और बेहोशी में चिल्ला उठा, मैं बच्चा बन गया हूँ। पर उस औरत को सिर्फ एक नन्हे बच्चे की किलकारी सुनाई दी। वो औरत प्यार से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ शियाओई, रो क्यों रहा है? शायद भूख लगी है। वो अपनी शर्ट खोलती है और आराम से उसे दूध पिलाने लगती है। शियाओई का चेहरा खुद ब खुद उसके सीने से लग जाता है। वो कांपने लगता है और मन ही मन सोचता है, ये वाला फीडिंग एक्सपीरियंस तो कमाल का है यार। दूध पीने के बाद उसे नहलाने के लिए ले जाया जाता है। उसका चेहरा तेज, आंखों की भौहें टेढ़ी और हाथ छाती पर क्रॉस किए हुए होते हैं। आंखों में गहरी सोच, शायद टाइम ट्रैवल का साइड इफेक्ट है। यादें सारी बिखरी पड़ी हैं। मुझे सिर्फ तबाही के कुछ धुंधले सीन याद हैं और एक लड़की, किसी गॉडेस जैसी, जिसके पीछे बिजली चमक रही थी। आवाजें भी थीं, पर साफ नहीं। कुछ अंकल जैसा बोल रही थी शायद। शियाओई खुद से लड़ता है, सोचने की कोशिश करता है। यादें बहुत बिखरी हुई हैं, पर एक बात तो है, ये औरत बहुत केयरिंग लगती है। जब वो अपने बेटे की गहरी नजरों को खुद पर टिके हुए देखती है, तो उसे झट से गोद में लेकर पूछती है, क्या देख रहा है मेरा बेबी, कितना क्यूट लग रहा है। और फिर देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। एक छोटे से घर में अब भी वो दूध के लिए रोता है। हाँ, 5 साल का हो चुका है, लेकिन दिन भर खाता है, सोता है और मुंह से लार बहाता है। शियाओई चुपचाप सोचता है, पिछले 5 सालों में इस औरत ने कभी प्यार कम नहीं किया। मेरी यादें अभी भी पूरी नहीं लौटी, लेकिन दिल से अब मैं इसे माँ मानने लगा हूँ। पिछले जन्म में मैंने शायद अपनी माँ की कद्र नहीं की, लेकिन इस बार मैं इस प्यार को बचाना चाहता हूँ। इसने मेरे लिए सब किया और मेरे लिए ही रोई भी। जब भी मुझे देखती है, मुस्कुराती है, मासूम बनती है, लेकिन सब जानती है। पर उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है, खाना। माँ जब बोलती है, बेटा आज तेरे लिए मैं खाना बनाऊंगी, तो शियाओई के मुंह से उल्टी निकलते निकलते बचती है, मैं दूध इसलिए पीता हूं क्योंकि इसका बना खाना तो नर्क से भी नीचे है, निगला नहीं जाता। 5 साल हो गए और खाना अब भी वैसा ही है। जहां वो है, वो जगह कोई महान एडवांस वर्ल्ड नहीं लगती। शियाओई एक गांव में रह रहा है, इतना पिछड़ा कि परिंदा भी आकर हगने ना आए। न वाईफाई न बिजली। फिर भी अच्छा है कि थोड़े बहुत एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है। ये घर 2 पीढ़ियों से गुजरा है, तीसरी पीढ़ी के लिए कभी पैसा ही नहीं रहा। दीवार पर एक ल्यूजिंग क्रिस्टल है, जिसमें उसके बाप की इमेज कैद है। माँ ने कभी नहीं बताया कि उसका बाप गया कहाँ, बस रोई। तब तक रोती रही जब तक आंसू सूख नहीं गए। शियाओई के लिए इस दुनिया की माँ परफेक्ट है, सिवाय उसके खाने के। उस घर के पास जो इंसान हर वक्त मंडराता रहता है, वो है पड़ोसी। वो वल्गर मैन जिसे सब भाई वोंग कहते हैं। उम्र 30, अब तक कुंवारा, चेहरा रूखा, दाढ़ी बिखरी हुई। साल भर वैसे ही नकारा बना रहता है, लेकिन असल में वो इतना भोला नहीं। शियाओई, आज मछली पकड़ी है, तुम्हारी माँ को देने आया हूँ। माँ मुड़कर बोलती है, ओह मिस्टर वोंग, रास्ते से गुजर रहे थे क्या? शियाओई का खून खौलने लगता है। ये घटिया अंकल मुझे बिल्कुल नहीं भाता। फिर उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आता है, एकदम इमोशनल ड्रामा वाला, जिससे माँ को बहला सके। मम्मी, डर लग रहा है, वो बुरा आदमी है, जल्दी भगा दो, मम्मी बचाओ। उसकी हालत देखकर माँ भी घबरा जाती है और वोंग से बोलती है, सॉरी, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जो कर रहे हो वो जरूरी नहीं। हम इसके लायक नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी और मेरे बेटे की ये जिंदगी ठीक है, बस हमें अकेला छोड़ दो। उम्मीद है आप समझेंगे। शियाओई को लगता है जैसे उसकी माँ ने कोई काला जादू किया हो। वोंग जैसे शातिर आदमी पर भी असर कर गई। वोंग का चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में नफरत। रुक तू, मैं तुझे देख लूंगा। रात को जब चूहों की छर्रे छर्रे सुनाई दे रही होती है, वोंग नशे में धुत होकर उस घर में घुस जाता है। पिछले 5 सालों से पड़ोसी बना रहा, लेकिन अब तक औरत ने उसे अपनाया नहीं, और वोंग जानता है इसका कसूर उस बच्चे का है। अब देख बेटा, तेरी माँ को कैसे छीनता हूँ। वो लार टपकाते हुए दरवाजा खोलता है। शियाओई गहरी नींद में था, लेकिन एकदम से जाग जाता है। हूँ, फिर से चूहा आया खाने चुराने। कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया और फिर स्प्रे किया। चुपचाप रह, पहले तेरी माँ को निपटाता हूँ, फिर हम दोनों बाप बेटा बनेंगे, ठीक है? देखिए, वो शराब पीता रहा और शियाओई के मुंह को बांधकर हाथ बांध दिए। शियाओई गुस्से से फट पड़ता है, काश मेरा असली शरीर होता, मैं अभी भी धरती पर होता। भले ना हरा पाता इसको, लेकिन 6 फुट का तो जरूर होता। तभी एक लकड़ी का डंडा सीधे उसके मुंह पे लगता है। धत्त तेरी, 2 दांत टूट गए। माँ कब जाग गई। उसने घूमकर देखा और पूरे चेहरे पर खून के साथ एक डरावनी मुस्कान दी। माँ की आंखें तेज हो गईं और उसने खुद को छुड़ा लिया। तुझसे भिड़ने के लिए भी तैयार हूँ। शियाओई का मुंह बंधा हुआ था, फिर भी वो चुपचाप बड़बड़ाया, माँ, भाग जाओ। पैनिक में फंसा हुआ, कुछ कर न सकने की हालत में वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। खैर, 34 साल तो जी ही चुका हूँ, दिमाग शांत रख
और कोई नया प्लान सोच। वो दिमाग में एक सीन इमेजिन करता है। उसे एक चाकू चाहिए। फिर वो रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन माँ ने चाकू इतनी ऊंचाई पर रख दिया था जहां वो पहुंच नहीं सकता। तभी अचानक किसी ने पीछे से चाकू पकड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या हुआ? ये चाकू अचानक मेरे हाथ में कहां से आ गया? दूर धरती पर कोई गंजा आदमी तरबूज काटने के लिए चाकू उठा ही रहा था, लेकिन पलक झपकते ही चाकू उसके हाथ से गायब हो गया। इधर घर के अंदर माँ अभी भी डरी हुई थी। आगे मत बढ़ना, निकल जा मेरे घर से। वोंग ने एक भयानक दरिंदे जैसी मुस्कान दी। हाँ, अब जब बात यहां तक आ गई है तो तू अब भी अकड़ दिखा रही है और कोई चारा नहीं बचा है। माँ फुसफुसाकर बोली, अगर तू आगे आया तो मैं जान दे दूंगी और तब तू देखेगा क्या होता है। वोंग ने सिर झुकाया और मुंह फुलाकर बोला, क्यों? ऐसा नाइंसाफी क्यों? मैंने 5 सालों से तुझसे अच्छा बर्ताव किया, फिर भी तू मुझे अपनाती क्यों नहीं? माँ ने धीरे से जवाब दिया, प्यार कभी फेयरनेस पे नहीं चलता, और वैसे भी मेरा दिल बहुत पहले ही ठंडा हो चुका है। वोंग की आंखों में पागलपन उतर आया। वो जोर से चिल्लाया, हरामी किस्मत, अगर खा नहीं सकता तो सब बर्बाद कर दूंगा। उधर शियाओई अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है और वो झटपट रस्सियां खोलने की कोशिश करता है ताकि वक्त रहते भाग सकें। फिर शियाओई चुपचाप खड़ा होता है, हाथ में चाकू लिए। लिटिल युआन भी उसकी मदद करने के लिए भागा चला आता है। वोंग की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। यह मौका था, यहां तक कि लिटिल युआन भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। शियाओई फुर्ती से आगे बढ़ जाता है। अभी या कभी नहीं। सामने से वार करना बेकार है, लेकिन उसकी कमजोरी जानता हूं। एक मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं नहीं बताऊंगा, उसके गोटे। समझ रहे हो? तुम समझ ही भाई गए। आज ऑमलेट नहीं बना यावी हुआ, पूरी तेल का ताकत ऑमलेट से बनाऊंगा। शोरी किक मारता है, सीधा पेट पे। नसें झंझना उठती हैं। वोंग दर्द से कराह उठता है, अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाने लगता है। शियाओई प्रोफेशनल स्टांस में खड़ा हो जाता है। आज इसका हिसाब होगा। कोई मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकता। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, चाकू हाथ में। चल, तेरी जेल वाली सीट बुक करता हूँ। पहले वॉलेट लॉक कर, फिर बॉर्डर पेट्रोल आएंगे तुझे लेने, तब जाकर तू मेरा शुक्रिया मानेगा। उसी वक्त एक जोरदार चीख गूंजती है, खून की बूंदें उड़ती हैं। शियाओई गुस्से में बिफरता है। ऐसे कचरे के लिए मेरी तरफ से एक चेतावनी। ये मुक्का ले, याद रख, ये पंच तेरे दादाजी की तरफ से है। उसने एक स्ट्रेट पंच मारा। वोंग उड़कर दीवार से जा टकराया। चेहरा फट गया। बाहर कोई खड़ा था, चेहरा छिपा हुआ, लेकिन सब देख चुका था और धीमे से मुस्कुरा रहा था, एक शैतानी मुस्कान के साथ। अंदर माँ पूरी तरह कांप रही थी, आंखों में आंसू। बेटा, बहुत डरावना था ये सब। तूने अपनी माँ को डरा ही दिया था। मैं तो समझी अब हमें भागना पड़ेगा। शियाओई कुछ नहीं बोला, बस माँ को चुप कराया। ठीक है माँ, अब मत रो, शांत हो जाओ, बच्चा मत बनो, अब सब ठीक है। इन सब के बाद शियाओई सोचता है, शायद अब मैं धरती का चाकू समन कर सकता हूँ और मेरी दाहिनी हथेली में अब भी अकिलन की जबरदस्त ताकत है। शायद मैं सिर्फ वर्ल्ड ट्रैवल ही नहीं कर रहा, कुछ और भी है। उस रात ओल्ड वोंग बॉर्डर पेट्रोल द्वारा ले जाया गया। वजह, औरतों और बच्चों पर जुल्म से जुड़े क्राइम्स। उसे अब स्पेशल जेल कस्टडी में रखा जाएगा। अगले दिन शियाओई को तेज बुखार आ गया। बुखार के दौरान उसने एक अजीब सपना देखा और सब कुछ याद आ गया। वही जाना पहचाना सीन। देवी फिर सामने थी और कह रही थी, अगर तुम मेरी बात मानकर अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करोगे तो मैं अभी के लिए धरती को नष्ट करना रोक दूंगी। 35 दिनों के भीतर तुम्हें गॉड लेवल पर पहुंचना होगा। अपने दिल से धरती के करप्ट हार्ट को बदलना होगा। अगर नहीं किया तो मैं इंसानियत को साफ करके दुनिया को दोबारा शुरू करूंगी। तुम्हारे माँ बाप भी इसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। उस वक्त शियाओई हकला गया, बोला, ओ ग्रेट फेरी, वैसे भी मेरी तो ठुकाई होने ही वाली है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकता हूं तो ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल पावर दे दो या कुछ तो हेल्प करो। ये सुनते ही देवी एकदम खामोश हो गई। डरावनी चुप्पी। क्यों चुप है ये? क्या मेरी डिमांड ज्यादा हो गई? ये ऐसे क्यों देख रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं इसको मुझसे सच्ची में लगाव तो नहीं? वरना आधी दुनिया तबाह करने के बाद भी मुझे मौका क्यों दे रही है? मुझे बार बार अलग अलग वर्ल्ड्स में भेज रही है। अगर इसने फोर्स किया तो क्या होगा? मैं तो अभी तक एकदम मासूम वर्जिन हूं, लेकिन धरती के लिए क्या मैं ये भी कर दूं? लगता है अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। मांग भी ज्यादा बड़ी नहीं है। वैसे भी मैंने बहुत से ऐसे मैनुआ देखे हैं जहां मेल लीड्स को वर्ल्ड ट्रैवल में ओपी पावर्स मिलती हैं। तो अब जब मौका मिला है तो क्यों ना इस बार मैं भी लेवल अप कर लूं। आखिर में वही तो मायने रखता है। तभी देवी ने अपना जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही ऑब्जर्व किया है। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल कमजोर और लाचार टाइप है, तो मैं तुम्हारी मदद लिमिटेड ही कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी सोल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और प्राइमल एनर्जी लिंकेज को बढ़ा दूंगी। इसके अलावा तुम्हारा दायां हाथ आम इंसान से ज्यादा ताकतवर, चौड़ा और तेज हो जाएगा। इस हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होगी। फिर देवी थोड़ा ठिठकती है और पूछती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ तुम्हारा दायां हाथ ही क्यों इस अपग्रेड के लायक है। वो लड़का जो कुछ देर पहले ही ग्लू स्प्रे कर चुका था झेंपते हुए बोला, क्योंकि मैं एक आम आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग के लिए दायां हाथ यूज करता हूँ।
कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, देवी ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा ये हाथ अब धरती पर जिन जिन चीजों को तुमने छुआ है उन्हें समन कर सकता है, लेकिन लिमिट ये है कि सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो अब डेड हैं को ही समन कर पाएगा। साथ ही तुम्हारा सारा ज्ञान और आत्मा का हिस्सा लॉक कर दिया जाएगा। ये लॉक सोल के ओरिजिन से होगा और तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा कि वो कब धीरे धीरे अनलॉक हो। और हाँ, एक और बात, तकनीकी रूप से तुम पहले ही मौत के मुंह में जा चुके हो। मुझे भी नहीं पता कि तुम मरे कैसे थे, इसलिए अब से तुम व्हाइट डेमन बनोगे। शियाओई एकदम से चौंक कर जागता है। क्या मैं मर गया था, और वो भी बिना वजह? अब समझ आया। अब उसका दायां हाथ एकदम से हेल्दी लगता है और वो चाकू तक समन कर सकता है। इस धरती पे इतना कमजोर होना वाकई शर्म की बात है, लेकिन अब जब मर ही चुके थे तो अफसोस करके क्या फायदा। अभी पर फोकस करो। अब उसकी सोल के अंदर जो सील था वो खुल चुका है और ट्रांसमिग्रेशन से पहले की यादें लौट आती हैं। अब बस 5 साल की उम्र में वो मेंटल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकता है। डैम, ये बुक टॉप क्लास है। इंसानों की इंटरनल एनर्जी और मेंटल टेक्निक को कल्टीवेट करने वाली सिर्फ एक किताब ही दुनिया को हिला सकती है। वो सोचता है, कौन सी बुक चुनूं? बीनिया हेवनली बैटल या अर्थली मार्वल? नाम तो भारी है। बाद में एक बॉडी कल्टीवेशन वाली बुक भी लिखूंगा। 1000 तरीकों से लड़ो। सोचते ही मजा आ रहा है। अब वो लड़का धीरे धीरे काम पे लग जाता है। प्राइमल एनर्जी उसके अंदर समा रही है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपक रहा हो। हाई सोल स्ट्रेंथ का असली फायदा अब दिख रहा है। पहली लेवल की एंट्री की प्रैक्टिस सक्सेसफुल रहती है। आमतौर पर कोई जीनियस इस लेवल को तोड़ने में आधा साल लगाता है, पर मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ? शायद क्रिएटर ने सोल पावर बूस्ट कर दी है। अब सोल पावर टेस्ट करनी है। वो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। पहले एक फूलदान, फिर एक चाकू। इतना ही नहीं, अब उसकी इंस्टिंक्ट इतनी तेज है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि माँ कमरे में आ रही है। वो अंदर ही अंदर 3 सेकंड गिनता है और माँ कमरे में आ जाती है। उसके हाथ में कुछ बैंगनी चीज है, शायद कोई दवा। अब शियाओई की तबीयत ठीक है। कल रात को तेज बुखार था और माँ बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब बुखार उतर चुका है। माँ ने उसके लिए लव पोरिज बनाया, जल्दी खा ले। कुछ दिन बाद अब भी उसी छोटे से घर में माँ ने ऐलान किया, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, अब स्कूल भेजना पड़ेगा। लिटिल शियाओई चौंक गया। स्कूल? नहीं जाना मुझे, ये मज़ेदार नहीं लगता। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। टाउन का एकेडमी तो बहुत महंगा है। और फिर माँ, अगर मैं स्कूल चला गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? बहुत झंझट है ये। माँ को गुस्सा आने लगती है और डांटते हुए पूछती है, जा रहा है या नहीं? वो जवाब दिए बिना ही कॉलर से खींचकर घसीट लिया जाता है। कोई चारा नहीं बचता। मजबूरी में बोलता है, ठीक है, जा रहा हूं। मन ही मन सोचता है, स्कूल जाना बेहतर रहेगा, वरना अगर मैं अचानक बहुत सारा ज्ञान दिखाने लगूं तो लोग क्या सोचेंगे। असल में स्कूल बस एक दिखावा है। जीनियस स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ्री मिलती है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी। कुछ ही देर में वो और माँ पहुंचते हैं डीमन टेस्ट एकेडमी में रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत भीड़ है, इतना कि शियाओई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ भाई, इतने सारे लोग! वो और उसकी माँ भीड़ में सबसे पीछे फंस जाते हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी शियाओई कार की तरफ इशारा करता है जो सीधा अंदर चली जाती है। माँ! वो मोटा लड़का लाइन में लगे बिना अंदर चला गया। इतना कहते ही कोई पास आकर धीरे से कहता है, शिट, आवाज नीची कर बच्चा, बकवास मत कर। वो सब लोग बड़े लोग हैं, रईस, पावरफुल, सीधा फीस भर के एंट्री लेते हैं। अगर उन्हें सुन लिया तो मुसीबत होगी। हम गरीब लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। शियाओई के चेहरे पर घृणा साफ नजर आती है। लगता है दुनिया हर जगह एक जैसी ही है। तभी कुछ गंजे टाइप के बंदे जो चश्मा लगाए हुए थे सामने आए और उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी, लेकिन पैसा होने का मतलब ही है कि तू ताकतवर है। चाहे तुम गरीब लोग कितनी भी मेहनत कर लो या टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल ही आता है। फिर उन्हीं में से एक सुनहरा बालों वाला लफंगा आगे आया और बोला, घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, तुम फटेहाल लोगों की औकात ही क्या है। ये सब देखकर शियाओई के दिमाग में एक जकास आइडिया आता है। वो धीरे से बोलता है, अभी इस बेवकूफ जमींदार के बेटे को सबक सिखाता हूँ। परफेक्ट टाइमिंग है। ट्राई करता हूँ अपनी नई पैसा भगाओ तकनीक। फिर अचानक शियाओई के हाथ में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और तभी उस लड़के के बैग का पट्टा फट जाता है। उसके बैग से कपड़े और बाकी सामान जमीन पर बिखर जाते हैं। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, अरे इधर आओ, यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स पड़े हैं। ये सुनकर लोग ऐसे मुड़ते हैं जैसे भूखे कुत्तों को रोटी दिखाई हो। सब लोग दौड़ के उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ भागते हैं और वो डर के मारे चिल्लाता है, बचाओ। इसी अफरा तफरी में शियाओई और उसकी माँ मौका देखकर भीड़ से भाग जाते हैं। बस एक चांस लिया माँ, शियाओई कहता है। उसकी माँ मुस्कुराकर सोचती है, बिल्कुल अपने बाप जैसा चालाक निकला ये बच्चा। आखिरकार उस मिस्टीरियस भीड़ से भागने के बाद उनका नंबर आ ही गया। अगला एग्जामिनी, शियाओई प्लीज मेरे साथ आइए। एग्जामिनर उसे एक चमकती हुई बॉल की तरफ ले जाता है। इस बॉल पर हाथ रखो और अपनी प्राइमल फोर्स टेस्ट करो। अगर बॉल नहीं चमकी तो टेस्ट फेल।
अगर नीली रोशनी हुई तो लॉस सिस्टम है, और लाल रंग बॉडी सिस्टम को शोज करता है। जितनी ज्यादा रोशनी उतना बड़ा टैलेंट। शियाओ काई धीरे धीरे बॉल की तरफ बढ़ता है और हाथ रखता है। तभी अजीब सी हवा चलने लगती है, बॉल के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर फटाक, बॉल क्रैक कर जाती है। पास खड़ा असिस्टेंट चौंक कर बोलता है, इतनी तगड़ी इंटरेक्शन, मैंने आज तक किसी को बॉल फाड़ते नहीं देखा। तुरंत ऑर्डर निकलता है, जल्दी से डिप्टी डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो, ये बच्चा हाई लेवल लॉ सिस्टम वाला जीनियस है। लेकिन शियाओ काई का चेहरा थोड़ा सा फीका हो जाता है। ओल्ड मैन, मुझे तो लॉ सिस्टम नहीं पढ़ना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बुजुर्ग एग्जामिनर खांसते हुए धीरे से बोलता है, रुको बेटा, पहले लॉ सिस्टम का टेस्ट पूरा कर लो, फिर बॉडी सिस्टम के भी बाकी स्टेप्स चेक करेंगे। असल में वो सिर्फ उसे चुप कराना चाहता था। जैसे ही टेस्ट बॉल ने कंफर्म किया ये बच्चा लॉ सिस्टम का जीनियस है, शियाओ काई को उसकी माँ के साथ लॉ सिस्टम रूम ले जाया गया। लेकिन जाते हुए भी काई पीछे मुड़कर कहता है, ओल्ड मैन, मुझे बेवकूफ मत समझना, अब तुम हाई लेवल मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे ना। फिर अगला टेस्ट होता है एलिमेंटल स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। शियाओ काई सारे राउंड्स बिंदास पार कर लेता है। एग्जामिनर सिर्फ चिल्लाकर बोलता है, ये बच्चा हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1000 सालों में ऐसा टैलेंट नहीं देखा। शियाओ काई की माँ शियाओ युआन सबको अपने बेटे की तारीफ करते देखकर मुंह ढक के हंसती, सोचती है, हाँ ये तो मेरा ही बेटा है। अब सिर्फ एक आखिरी टेस्ट बचा है, एट्रीब्यूट प्राइमल फोर्स टेस्ट। तभी स्कूल का एक बड़ा अफसर खुद मिलने आता है। वो शियाओ को मैन हॉल वापस बुलाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से एक झटके में उसके पीछे रिवील्ड होता है। एक खास स्क्रोल पर हाथ रखते ही वो बोलता है, कंफर्म हो गया, तुम्हारी प्राइमल फोर्स लाइटनिंग एलिमेंट है, बहुत ही दुर्लभ और जबरदस्त। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत ऊंचे लेवल की है। इतनी कम उम्र में प्राइम स्पिरिट लेवल तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। इसे क्लास में एडमिट करो, एक दिन ये बच्चा जरूर महान स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनेगा। शियाओ काई ने खुद को शांत रखा और धीरे से बोला, पर मैं तो बॉडी कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, एक वॉरियर जो आर्थर की तरह सीधा भिड़ जाता है। डिप्टी डायरेक्टर थोड़ा हंसकर बोलता है, न आर्थर को जानता हूँ न तुम्हारे टैंक को, लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो चलो, पहले टेस्ट पूरा कर लो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ शियाओ और उसकी माँ एक मैजिक सर्कल के अंदर पहुंचते हैं। माँ का चेहरा थोड़ा परेशान दिखता है तो काई बोलता है, माँ टेंशन मत लो, ये आदमी मुझे बस टेस्टिंग प्लेस ले जाएगा, तुम यहीं रुको। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, माँ ने जवाब दिया। शियाओ काई उसे थम्स अप देकर बोलता है, माँ मैं पहला रैंक ला कर दूंगा। लेकिन माँ सिर्फ मुस्कुराकर बोलती है, बेटा रैंक वैंक छोड़ो, बस अपना बेस्ट देना, जल्दी जाओ। इसके बाद दोनों ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचते हैं पहले टेस्टिंग स्कूल में। यह है स्ट्रेंथ टेस्ट एरिया, जहां बच्चों की बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को टेस्ट किया जाता है। शियाओ काई थोड़ा देखता है, फिर सोचता है, डिप्टी डायरेक्टर ने दाईं तरफ की सीढ़ियों की ओर इशारा किया, उधर से नीचे जाओ, मैंने तुम्हारा नाम जज के रिकॉर्ड में डाल दिया है। शियाओई सीढ़ियों से धीरे धीरे नहीं गया, उसने रेलिंग पार करके एकदम छलांग मार दी। थैंक्स डिप्टी डायरेक्टर, मैं यहीं से जाता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर कुछ होगा तो नहीं? मगर वो बिल्कुल नेचुरली उतरा, जैसे रोज करता हो। स्पिरिट कल्टीवेटर्स की गिनती मैजिक कल्टीवेटर्स से ज्यादा है। ये सब 15 से 20 साल के लड़के लड़कियां खिताब के लिए लड़ रहे हैं। लगता है प्राइमल वर्ल्ड में भी कंपटीशन कोई मजाक नहीं है। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स बड़ी गोल आयरन बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कोई तो पूरी जान लगा देता है, फिर भी हिला भी नहीं पाते। मगर तभी छोटा सा टियनबाटी आता है और बॉल आराम से उठा लेता है। मुझे उस इंसान को दिखाना है कि मेरी ताकत नकली नहीं, असली है। नीचे खड़ी लड़कियां एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती हैं, ओह माय गॉड, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इतना हैंडसम है ये। पक्का टियनबाटी फैमिली से है, ना कोई इन्फ्लुएंस ना कोई सत्ता, बस खुद की मेहनत से सब कुछ कर रहा है। गुड लुक्स, अच्छा बैकग्राउंड, लेकिन असली चीज तो है स्किल और स्ट्रेंथ। सुनकर शियाओई का चेहरा बिगड़ गया। हद है यार, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी हैंडसम लड़कों के पीछे पड़ी है। बड़ी होंगी तब समझेंगी कि असली मर्द कौन होता है, जैसा मैं हूँ। भीड़ के बीच से गुजरते हुए शियाओई को घुटन सी होने लगी। क्या सच में आइडल्स की ताकत इतनी स्ट्रांग है हर जगह? सांस घुट रही है मेरी। हटो भाई, रास्ता दो। उसे एक स्ट्रिंग दिखी जो रस्सी जैसी दिख रही थी। ओ ये तो परफेक्ट है, इसी से बाहर निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचा, वो रस्सी नहीं निकली, वो किसी कैट ईयर्ड लड़की की टेल थी। झटका खाकर शियाओई को नाक से खून आने लगा। थैंक यू, नहीं मेरा मतलब, ओह मैंने गलत बोल दिया, घबरा कर बड़बड़ाया। लड़की ने गुस्से से घूमकर उसकी ओर देखा। हरामखोर, किसी की टेल पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, घिन आती है। शियाओई ने गहरी सांस ली। काम रह शियाओई, कूल बन, एक गलत हरकत में ही सब बर्बाद हो जाएगा। इन कैट ईयर्ड लोगों की सबसे सेंसिटिव जगह होती है उनकी कान और पूंछ। अगर मैंने फिर से गलती की तो बवाल तय है। उसे सच्चाई बता दूं कि मुझे लगा वो रस्सी है? नहीं, उससे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। ये तो बच्ची है, थोड़ा मीठा बोलूंगा,
पट जाएगी। शियाओई ने जेब में हाथ डाले और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोला, ओ मेरी प्यारी सी मासूम सी सुंदर सी देवी, जैसे कोई चिड़िया जाल में फंस जाए, जैसे चांद बादलों में छिप जाए। तुम हो मोहक, दिल चुराने वाली और आंखों को रोक लेने वाली। कृपया मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अभी जवाब मत देना, 2 दिन बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो लड़की सिर्फ 5 साल की थी। हे भगवान, इतनी चीजी लाइनें सुनकर वो बच्ची पूरी तरह ब्लैंक हो गई। शियाओई धीरे धीरे वहां से निकल गया, लेकिन लिटिल टेल कैट अभी भी वहीं खड़ी है, सोच में डूबी हुई। लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मना कैसे करूं? शियाओई भीड़ में गुम हो जाता है, खाते पीते और हंसते भागते हुए। उसके हर कदम पर भीड़ में कानाफूसी चल रही थी। ओ भाई, ये तो कमाल का है, इतना छोटा है फिर भी इतना स्ट्रांग। शियाओई का चेहरा एकदम न्यूट्रल। मुझे अब भी नहीं लगता कि ये बच्चा उतना स्ट्रांग है जितना अंकल की सुपर पावर आर्म थी। एक और बच्चा जो बहुत ज्यादा मस्कुलर था, एक हाथ से वो बॉल उठाए जा रहा है। व्हाट द हेल? बाकी सब बच्चे पूरा जोर लगाकर भी बस थोड़ा थोड़ा ही हिला पा रहे थे। शियाओई ने नीचे देखा और बोला, भाई ये तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर लग रहा है। इतना छोटा और इतनी ताकत, धरती पे होता तो महीने के 10,000 तो यूं ही कमा लेता। पीले शर्ट वाला और नीले शर्ट वाला बच्चा हंसते हुए बोले, वो हमारा बिग ब्रो थंडर है, हमारा स्वॉन भाई। शियाओई उसे देखकर नाक में उंगली डालता है। हे भगवान, इतना एटीट्यूड? ये अभी भी बच्चा ही है। मैं तो इस भीड़ का चाचा हूं, इन सबसे ज्यादा मैच्योर। पीले शर्ट वाला बच्चा तुनक गया। है, ज्यादा मत उड़, थोड़ा पास आके बोल। बॉस को ऐसे बोलने की हिम्मत है? तभी जज की आवाज आई, यू शियाओई, तुम्हारी बारी है। शियाओई एकदम कॉन्फिडेंट होकर खड़ा हो गया। चलो अब सबको सिखाते हैं मैनर्स। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, नीचे खड़ी भीड़ विस्पर करने लगती है, इतना छोटा है, क्या उठा पाएगा ये बॉल? लगता नहीं कुछ कर पाएगा। ड्यूक नीचे के रिएक्शंस पर ध्यान दे रहा था। शियाओई नीचे झुकता है, बॉल दोनों हाथों से पकड़ता है, एक लंबी सांस लेता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। उसकी सुपर स्ट्रेंथ आर्म एक्टिवेट होती है, बॉडी टेंस होती है और बॉल थोड़ी सी ऊपर उठती है। लिटिल कैट एयर दूर खड़ी सोचती है, अभी अभी उस लड़के की स्मेल कुछ जानी पहचानी लगी। नाम तो यू शॉई है, फिर उसने अपना नाम वोंग शोमिंग क्यों बताया था? बॉल आधी उठ चुकी थी, मगर उसके हाथों की अनइवन ताकत से शियाओई जेन्युइनली पैनिक करने लगता है। शिट, मेरा दायां और बायां हाथ एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं चल रहे। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। इस बंदे से ये शो ऑफ वाला मौका छूटना नहीं चाहिए। उसका दायां हाथ तो काफी जेंटल है, लेकिन बायां हाथ बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। अब गया सेगन, अब गिरने वाला है। रुको, अगर बाएं हाथ में ताकत नहीं है तो उस तरफ झुको मत यार, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जैसे ही ग्रिप पूरी तरह लूज होती है, वो लोहे का बॉल सीधा नीचे गिरता है, पूरे स्टैंड के पास। शियाओई का चेहरा घबरा जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि अब सबके सामने एम्बैरेसमेंट फिक्स है। जजेस अनाउंस करते हैं, लोहे का बॉल थोड़ी देर उठाया गया था, लेकिन कंटेस्टेंट की ताकत कम है, अगला प्लेयर आओ। नीली टी शर्ट वाला और पीली टी शर्ट वाला दोनों छुपकर हंसते हैं। अबे ये वही लौंडा है ना जो पहले बड़बड़ कर रहा था, अब देखो शक्ल कैसी उतर गई है, हमसे भी गया गुजरा निकला। शियाओई हाथ पीछे बांधकर नीचे उतरता है, चेहरे पर सीटी बजा रहा होता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो भाई बर्न हो चुका है। सिर्फ 10 साल का हूं और अभी से इन लौंडों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस आदत नहीं पड़ी ताकत यूज करने की। ग्रिप थोड़ी सी छूटी और सीन खराब। साला बहुत इरिटेटिंग है। वो एक और दरवाजे से अंदर घुस जाता है। ये दूसरा टेस्टिंग स्टेशन है और वही दो चिंदी टाइप ट्रबल मेकर लड़के फिर मिलते हैं, नीली और पीली शर्ट वाले, आपस में शो ऑफ मारते हुए। अबे शियाओ आ गया क्या? हाँ बे, अबे चल फुल ट्राई मारते हैं इस बार शियोई को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जैसे ही शियोई अंदर घुसता है, दोनों की शक्ल बिगड़ जाती है। अबे फिर से यही आ गया। अबे भगवान भी इससे पार्शलिटी करता है क्या? सामने का एरिया पूरा एक कॉलेज स्टेडियम जैसा लग रहा है। उसको एक फ्लैशबैक आता है, पिछली बार दौड़ते वक्त भी यही दो लौंडे पीछा कर रहे थे। उस समय भी शौकी अनॉयड था, लेकिन अब तो वो उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर करता है। नो रिस्पॉन्स, नो आर्ग्यूमेंट। कुछ भी बोलो बे, तुम लोग सीरियस लेने लायक ही नहीं हो। शाओ और दांगा फिर से मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के चेहरे बना बनाकर चिढ़ाते हैं। इसी मोमेंट पर लिटिल कैट ईयर कमर से अपनी बेल्ट निकालकर आर्म्स क्रॉस करती है और शियाओई को घूरते हुए करती है, थोड़ी स्किल दिखा। अगर हंसी का पात्र नहीं बनना तो जोर से जोरदार मार तमाचा मार उन्हें, हम तो यही करते हैं। शियाओई का चेहरा लाल पड़ गया और शियाओई को अचानक याद आता है अभी अभी जो लड़की मिली थी जिसकी एनिमल ईयर्स थी। इस दुनिया में ऐसे स्ट्रेंज रेसेस को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इनका खून मिला जुला होता है, ह्यूमन और बीस्ट लोगों का मिला जुला खून। लेकिन सच बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्स्ड ब्लड है या नहीं। उस कैटेरेड लड़की में कुछ तो बात थी, कुछ तो रॉयल फील आया था। ये सोचते हुए शियाओई जवाब देता है, थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, अब मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। अचानक एक आवाज आती है,
अगले टेस्टिंग ग्रुप में यूएन शो, काई, डोंगहाओ और श्याओजी शामिल हैं। जैसे ही गन फायर जैसी आवाज होती है, कमांड मिलते ही सब किड्स एक ही साथ दौड़ पड़ते हैं। श्याओई भी कमर झुकाकर दौड़ लगता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, पूरा एफर्ट मारना ही पड़ेगा। एक झटके में ही श्याओई सबको पीछे छोड़ देता है। दो लौंडे पीछे से बस ग्लू उड़ाते हैं। ये डीमन है क्या? इतनी तेजी से कैसे दौड़ पड़ा स्टार्ट में ही? हमें तो 50 चक्कर लगाने हैं। डोंट वरी, जैसे ट्रेनिंग की है वैसे ही धीरे धीरे दौड़ते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, डोंगहाओ और श्याओजी अपनी दौड़ पूरी करते हैं। दोनों हांफते हुए सांस लेते हैं। आखिरकार खत्म हुआ। अबे वो लड़का जो अभी तक बकवास कर रहा था, वो कहाँ है? जैसे ही दोनों मुड़कर देखते हैं, श्याओई दूर खड़ा है, एकदम लॉस्ट सा, ऐसे जैसे बॉडी शटडाउन हो रही हो। अबे ये क्या हो गया? ये तो कोलैप्स करने वाला है। श्याओई का चेहरा पसीने से तर है, आंखें धुंधली पड़ गई हैं और फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। मुंह से झाग निकल रहा है। तुरंत रेस्क्यू टीम दौड़कर आती है। चारों तरफ केओस है, सब चिल्ला रहे हैं। मरीज की हालत गंभीर है, जल्दी हटो, रास्ता दो। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट और लिटिल कैट ईयर गए। ये सब देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बस अपना चेहरा ढंक लेते हैं। अब बारी है तीसरे राउंड की, पंच स्ट्रेंथ टेस्टिंग। जजेस सब कंटेस्टेंट्स को नाम लेकर बुला रहे हैं, जो अब टेस्ट देने को तैयार हैं। श्याओई की आंख खुलती है। वो खुद को इमरजेंसी रूम के बेड पर पाता है, कांपते हुए उठता है। मैंने क्या सुना? पंच स्ट्रेंथ टेस्ट? क्या सच में अब मेरी बारी है? अब मेरी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी है। इस टेस्ट में एक खास पत्थर इस्तेमाल होता है, एम स्टोन, जो फिजिकल डैमेज ऑब्जॉर्ब करता है। एक आम इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर पंच मारे तो बस हल्का सा निशान ही पड़ता है। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है, यानी बार बार इस्तेमाल हो सकता है। और इसी वजह से ये स्टोन ग्रेट 6 नेशंस में बहुत कीमती माना जाता है। जजेस नाम बुलाना शुरू करते हैं। अब टेस्ट की शुरुआत होती है। सबसे पहले लिंची, स्टेज पर आइए। अपनी पूरी ताकत लगा दे लड़की, लिंडसे ने मन में सोचा। बोलने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही अपना बेस्ट दूंगी। मुझे उन मूर्खों को कोई मौका नहीं देना कि वो हमारा मजाक उड़ाए। और तुरंत उस छोटी लड़की ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और सीधा एक जोरदार पंच मारा डेमन स्टोन पर। पत्थर में दरारें पड़ गईं और उस पर उसकी मुट्ठी का निशान भी उभर आया। ये देख नीचे खड़े बच्चे चीख पड़े, ओ भाई, क्या खतरनाक पंच था! अभी तो सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अब दोबारा उस लड़की से पंगा नहीं लेंगे। जज ने सर हिलाया। नॉट बैड, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, अप्लॉज हो जाए इस छोरी के लिए। अब बारी थी डंगा की। वो अकड़ता हुआ सामने आया, पूरी ताकत से पंच मारा, पर कुछ नहीं हुआ। बस उसके हाथ में दर्द और आंखों में पछतावा रह गया। लिटिल के ने भी ट्राई किया, लेकिन डेमन स्टोन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। उल्टा उसकी हड्डियों के जोड़ दिखने लगे थे। अब बारी थी ल्यूक की। वो बड़े ही हीरो जैसे एटीट्यूड में सामने आया। पीछे से उसके दो यार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ल्यूक चल भाई, तू ही हमारा सच्चा शेर है। ल्यूक ने फोकस किया, सांस खींची और एक जोरदार पंच मारा। धम! डेमन स्टोन में बड़ा सा गड्ढा बन गया। वाइस डीन मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस बार हमारी एकेडमी में कई टैलेंटेड बच्चे आए हैं। ये बच्चा अभी तक एकेडमी की फॉर्मल ट्रेनिंग में भी नहीं गया और पहले से ही मोन ग्रेड के स्पिरिचुअल मास्टर जैसी ताकत रखता है। फीमेल जज भी खुश हो गई। वाओ, ल्यूक की स्ट्रेंथ वाकई में इंप्रेसिव है। सुपर लेवल का पावर है इसका। उधर शियाओ की फुल स्पीड में टेस्टिंग एरिया की ओर दौड़ रहा था। कुछ देर पहले ही इमरजेंसी बेड पर पड़ा था, पर जैसे ही जज ने उसका नाम पुकारा, वो कूद कर खड़ा हो गया। मैं यहाँ हूँ, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हाथ बांधे खड़े थे, देखने के लिए कि ये शियाओ की आखिर करता क्या है। वाइस डीन भी हैरान था। ये लड़का कभी हार नहीं मानता। फीमेल जज सोचती है, ये वही बच्चा है जिसे खुद वाइस डीन ने सिलेक्ट किया था। लुक्स लाइक उसे भी मोन्क बनने की लिस्ट में डालना पड़ेगा। जज ने कहा, शोई प्लीज अपना टेस्ट शुरू करो। शियाओई ने एक हाथ घुमाया और हल्की स्माइल देते हुए बोला, ये लड़की तो बड़ी हसीन है, कसम से। जज को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया, जैसे कोई सपना देख रही हो। नीचे खड़ा एक लड़का बुरी तरह भड़क गया, हरामी, मेरी बहन को लाइन मारता है, तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। पर शियाओई सीधे डेमन स्टोन की तरफ मुड़ा। टेस्ट से पहले उसने मन में सोचा, बुजुर्ग की इज्जत तेरे दम पर टिकी है बच्चू। उम्मीद तो सब छोड़ चुके हैं, अब बस तुम ही उम्मीद हो। वाइस डीन तो अब होपलेस है। अब इस बच्चे को जिंदगी की रियलिटी चखने दो। शियाओई ने स्टोन को छुआ और समझा, इसने तो पहले ही काफी ताकत सोख रखी है, तो शायद इसमें अब बचा कुछ कम होगा। नीचे से डंगा फिर ताना मारने लगा, अबे बच्चे, अगर हाथ में दर्द हो तो रोना मत, समझदार है तो अभी उतर जा। ये सुनते ही शियाओई चौंका, अबे ये फिर कौन चिल्ला रहा है? ओ भाई, ये तो वही दो जो इसे बिग ब्रदर कहते हैं, पर हर बार मुझे ही टारगेट करते हैं। शियाओई ने जवाब देने का फैसला किया, सुनो एक बात, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरी परफॉर्मेंस तुमसे बेहतर रही तो आगे से तुम दोनों मुझे ग्रैंडपा कहोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें वही कहूंगा। डील? डंगा और शियाओ झल्ला के बोले, शर्त तो मंजूर है, लेकिन तुम्हें जीतना नामुमकिन है। हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शियाओई ने आंखें तरेरते हुए कहा, ठीक है मेरे ग्रैंडसन्स, ग्रैंडपा आ रहा है।
उसने मुट्ठियां कस ली और एक दमदार पंच मारा मैजिक स्टोन पर। धड़ाम। सिर्फ डेंट नहीं पड़ा, पूरा का पूरा डायमंड स्टोन टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े हवा में उड़ने लगे और शियाओई हंसते हुए बोला, बोलो बच्चों, कौन है तुम्हारा दादा? नीचे सारे बच्चे सन्न, सबकी आंखें फटी की फटी। डनघा और शियाओ जी को जैसे सांप सूंघ गया। सोच रहे थे, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? अगर हम आज फेल हो गए तो घर जाना पड़ेगा। ये तो बर्बादी है। लेही का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट द हेल, इसकी पावर तो मॉन्स्ट्रस है, लेकिन स्टेमिना इतनी कम क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। फीमेल जज भी हैरान, क्या ये सपना था या सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाइस डीन पसीने में। ये जो प्रेशियस डीमन स्टोन था, पूरे डीमन बीस्ट एकेडमी में एक ही था, और अब वो भी गया। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट वाइस डीन के ऑफिस बुलाया गया। वाइस डीन बोला, एकेडमी का पुराना रूल है, जो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ में टॉप करें उन्हें एकेडमी की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? एकेडमी देखेगी कि फुलफिल किया जा सकता है या नहीं। थर्ड पोजीशन पे आया 6 साल का टुआन, एज 6, विंड एलिमेंट ओरा वाला, डुअल एट्रीब्यूट एक्सपर्ट और टुआन फैमिली का चहेता वारिस। ये टुआन एक फेमस लिनियज से आता है, पर एकेडमिक अचीवमेंट से एकेडमी में आया है। इसका नेचर भी काफी हम्बल है। वाइस डीन ने पूछा, तुम क्या इनाम चाहेंगे? टुआन ने हाथ बांधे और बोला, धन्यवाद, मैं चाहता हूं कि मुझे लाइब्रेरी की फ्री एक्सेस मिले, ताकि मैं रेयर कल्टीवेशन बुक्स और कुछ फॉरबिडन टेक्स्ट भी पढ़ सकूं। थोड़ा सोचने के बाद वाइस डीन ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। तुम लाइब्रेरी में फ्रीली एंट्री ले सकते हो, लेकिन फॉरबिडन बुक्स देखने के लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। तुम अभी बहुत छोटे हो, ज्यादा फॉरबिडन टेक्स्ट पढ़ना तुम्हारे ग्रोथ पर असर डालेगा। टुआन ने फौरन सिर हिलाया और बोला, जी कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। अब बारी थी दूसरे नंबर पर आई लड़की लामहाई की। उम्र 6 साल और ताल्लुक लियू कबीले से। बचपन से ही दूसरों की घूरती नजरों और तानों को झेलती आई थी। उसे अपनी ताकत से खुद को साबित करना पसंद था। वाइस डीन ने उससे पूछा, बोलो, तुम्हें कोई इनाम या हेल्प चाहिए? लामहाई ने बिना झिझके बोला, मैं चाहती हूं कि मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में कभी भी आने जाने की आजादी मिले। वाइस डीन ने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, जल्द ही मैं तुम्हें सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स की कीज दिलवा दूंगा। अब आई बारी नंबर 1 पर आए लड़के ल्यूक की। उम्र 10 साल। उसके अंदर ताकत कूट कूट कर भरी थी, फायर एलिमेंट की एनर्जी थी, लेकिन उसका मिजाज काफी तेज और उग्र था। वो बिना किसी डर के बोला, वाइस डीन सर, मेरी रिक्वेस्ट सिंपल है। मेरी बस यही चाहत है कि मेरे दोनों भाई डोंग हाओ और शियाओ जी को भी सीधे इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। वाइस डीन ने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। एकेडमी ने आज तक कभी फेल हुए लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया। ये बच्चा शायद पहले से ये प्लान बनाकर आया था, टॉप पर आकर अपने भाइयों को भी खींच लाने का। थोड़ी देर बाद वाइस डीन ने कहा, ल्यूक, ये दुनिया बड़ी मछली छोटी मछली का खेल है। मैं हर वक्त उनके पीछे खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि ये रिक्वेस्ट तुमने की है और उन्होंने भी हामी भरी है, तो वो दोनों लड़के यहाँ रहकर छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ताकि तुम एकेडमी में बने रहो। ल्यूक की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं मानता हूँ, थैंक यू सो मच वाइस डीन। अब आया असली धमाका, शियाओकाई की बारी। इस स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एंट्रेंस एग्जाम में बाकी सभी लोग अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। अब सिर्फ शियाओकाई ही बचा था। वो हौले से खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए बोला, आजा बुढ़े, अब इस टेस्ट में भी मुझे हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे पास यूनिवर्स लेवल कल्टीवेशन सिस्टम है। ताकत नहीं तो क्या हुआ, कल्टीवेशन में भी तुझसे पीछे रहूंगा क्या? वाइस डीन मन ही मन सोच रहा था। इस बच्चे को देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था। डीमन स्टोन की वो हालत कर दी, और उसके बाद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बच्चा तो सीधा मेरी नाक पर मुक्का मार गया। शियाओकाई ने अपनी रिक्वेस्ट रखी, मैं चाहता हूं मेरी माँ को भी एकेडमी में रहने दिया जाए। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पढ़ाई छोड़ दूंगा। फिर वो मन ही मन बोला, शायद इससे वाइस डीन थोड़ा डर जाए। वैसे भी इतना टैलेंटेड लड़का वो खोना नहीं चाहेगा। वाइस डीन गहरी सोच में चला गया। ये बच्चा तो मेरी नाक के नीचे से बांजी मार रहा है। इतनी बड़ी डिमांड, लेकिन माँ के लिए, और उस स्टोन को तोड़ने के बाद भी ऐसे कह रहा है जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। हिम्मत है इसके अंदर। पास खड़ी लामहा हैरान रह गई। ओह, इस लड़के ने माँ के लिए इतनी बोल्ड डिमांड रख दी। ये तो कुछ और ही निकला। लिटिल के बोल पड़ा, चलो ओ बुढ़े, अब तो मान ही जा, ये डील तेरे एकेडमी के लिए जैकपॉट है। एक बार में 1000 साल में मिलने वाला जीनियस आया है। वाइस डीन ने दांत भींचते हुए ऐलान किया, ठीक है, कल सुबह से तुम्हारी माँ टीचर्स वाले हॉस्टल में रहेगी। एक टीचर खुद आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को वहां ले जाएगा। फिर वाइस डीन लम्हाई को साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड की कीज दिलवाने निकल गया। उधर रात गहराने लगी थी। आसमान में अजीब सी हलचल थी। स्टिंगरे जैसी उड़ती हुई स्पिरिट पर लिटिल के और एक सुनहरे बालों वाला आदमी बैठे थे। शियाओकाई कुछ देर तक तो हैरान खड़ा देखता रहा। फिर उसके पीछे बैठा टीचर अपनी सेल्फीज लेने में ही मस्त था। स्टिंगरे, वो रेयर एलिमेंटल स्पिरिट है जो हवा में उड़ सकती है। फिर टीचर कहता है, दूसरी तरफ तेरी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, उनको बहुत बढ़िया खाना दिया जा रहा है।
और कोई हर बार खुद आकर सर्व करता है। मैंने किचन में कहा है कि और भी लाजवाब डिशेस तैयार की जाए, एक खूबसूरत औरत के लायक शाही खाना। तभी शियाओई और वो टीचर वहां पहुंचे और टीचर बोला, तेरी माँ यहाँ है। शेफ आज कुछ ज्यादा ही दिल खोलकर मेहमान नवाजी कर रहा है, तेरी माँ को स्पेशल डिशेस तक खिला रहा है। शियाओई की माँ कहती है, मैंने कुछ हलचल महसूस की थी। फिर वो पीछे मुड़ी, जैसे कोई शोर मचाने के बाद खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा हो। माँ पूछती है, मेरे बेटा का एग्जाम पूरा हो गया? शियाओई कहता है, हाँ सब बढ़िया रहा। मैं माँ को यहाँ लाया हूँ ताकि वो अच्छे से बढ़िया खाना खाए और एंजॉय कर सके। माँ बोलती है, शियाओई तू भी आज, साथ बैठकर खाते हैं। अब जब इतने टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो अब मुझे चैन है। जैसे ही शियाओ युआन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, शियाओई का टीचर ऐसे हक्का बक्का रह गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ओह, लगता है मैं उससे प्यार कर बैठा। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की दुनिया में मैंने नहीं देखी। वो शियाओई को देखकर बोला, डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें अपनी बेटे की तरह ट्रीट करूंगा। ये सुनते ही शियाओई का खून खौल उठा। हरामी टीचर, इस ड्यूक को तो पता होना चाहिए कि ये टीचर कैसा है। एकदम से शियाओई ने बिजली जैसा घूंसा मारा, सीधा उस टीचर के मुंह पर। हरामी लस्ट फुल टीचर, अगली बार जन्म लेने से पहले थोड़ा शर्म भी लेकर आना। घूंसे से उड़कर टीचर जमीन पर गिरा और जैसे होश ही उड़ गए। उधर शियाओई भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, मम्मा मैंने टेस्ट पास कर लिया। वाइस डीन ने मान लिया कि अब हम दोनों एक साथ डॉर्म में रह सकते हैं। कल से हम लोग टीचर्स डॉर्म में शिफ्ट होंगे। वैन ये सुनकर भी थोड़ी गुमसुम सी थी, जैसे पूरा प्रोसेस ही नहीं कर पाई हो। क्या हम स्कूल में रह सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है। धूप से चमकता दिन पर शियाओ एक बहुत बड़ा बैग उठाए जो उसके साइज से भी बड़ा है और लगातार बड़बड़ा रहा है, फिर लेट हो गया मैं। अब तक 5 साल हो गए जब मैं इस दूसरी दुनिया में आया था। तब मैंने अपनी इनबोर्न टैलेंट यूज करके स्कूल का इनाम जीत लिया था। मैं और मेरी माँ डायमंड टेस्ट एकेडमी के डोम में शिफ्ट हो गए थे। माँ के अलावा सब या तो टीचर थे या फिर रिलेटिव्स। आसपास के लोग भी माँ की बहुत हेल्प करते थे। कभी कभी माँ को छोटे मोटे काम भी दिला देते थे जिससे थोड़ा खर्चा चल जाए। पैसे कम नहीं थे, लेकिन कुछ अजीब टीचर भी थे जिनके इरादे साफ नहीं लगते थे, लस्टफुल टाइप्स। बेशक उन सबको उनके कर्मों की सजा मिली, और शियाओई ने तो एक का तो सिर ही फोड़ दिया था। बाहर से लोग सोचते हैं ये बस स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में इसके पास है प्राइम वर्ल्ड का नॉलेज। यहाँ जितना ये जानता है उतना कोई नहीं जानता। असल में अभी वो दौड़ रहा है और मकसद है पैसे कमाना। पिछले जन्म में उसका नाम था हाओ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिसने अनगिनत मांगा बनाए और कई ओटाकुज के फादर इन लॉ बन गया। अब स्कूल में उसका साइड बिजनेस है, छोटे कॉमिक्स बेचने का। स्कूल की छुट्टी का टाइम है, सीनियर्स का झुंड पास से निकलने वाला है। शियाओई एक कोने में चुपचाप बैठा है, आंखों में बेचैनी। तभी 2 अजनबी लड़के पास से गुजरते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कोई गजब का प्रोडिजी मियां खलीफा की लाइव पेंटिंग बना रहा था, और वो भी कतई जहर। हाँ मुझे पता है, मैंने उसका कॉमिक खरीदा था। अब तक पॉकेट मनी आधी उड़ गई, ऊपर से मम्मी की डांट अलग। तभी उनमें से एक का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे तू वही है ना, तू ही वो ग्रेट डेटी है जो 5 साल की उम्र में लाइव ड्रा करता है। शियाओई ने अपने हाथ में पकड़ा फैन बंद किया और कूल अंदाज में बोला, डर किस बात का भाई, मुझे याद है तुम थे उस दिन। तुमने तो ढेर सारी कॉपीज भी खरीदी थी। आज कुछ नया लाया हूं। पिछले कुछ दिन में मैंने बहुत सारा नया आर्ट वर्क बनाया है। दूसरा लड़का अब खुद को रोक नहीं पाया। अबे मैंने आज ही खरीदा है, मेरा सारा स्नैक मनी उड़ा दिया। जल्दी दिखा। बॉडी ड्रा करना थोड़ा कमजोर है, लेकिन इस बार डिटेल ज्यादा डाली है, देखकर सीखने में हेल्प होगी। शियाओई ने आंखें मटकाई। आजा भाई, तुझे एक्स्ट्रा दिखाता हूं। आर्ट की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ सच की सीमा है। तुझे अगर सच में सीखना है तो ये खरीद ले। बॉडी स्ट्रक्चर वाले सीन इस बार और भी डीप बनाए हैं। पास खड़ा लड़का बुरी तरह एक्साइटेड हो गया। हाँ यार, थैंक्स मून गॉडेस, अब तो जोश आ गया। शियाओई ने मुंह सीधा किया। चल अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुझे तो डिस्काउंट मिलेगा, 50% का ऑफ मेरे भाई। लेट ने पन्ने पलटे और उस आर्ट वर्क को देखकर बंदा लार टपकाने लगा। शिया धीरे धीरे कन्विंस करता है, चलो भाई, जिसे खरीदना है खरीद लो, वरना बाद में कुछ नहीं बचेगा। तभी एकदम सही टाइमिंग पर किसी के कदमों की आवाज आती है, और वो कोई और नहीं, शिया की ही स्टोरी की एक बेहद सेक्सी फीमेल कैरेक्टर है। वो सीधा शियाओई के पास आती है। शियाओई, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल से सीधे यहाँ भाग आया, और ये क्या पकड़ा है हाथ में? दिखा मुझे। शियाओई कुछ बोलता उससे पहले ही वो टीचर झपटकर कॉमिक छीन लेती है, और जैसे ही वो पन्ना पलटती है उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। उसने खुद को बहुत ही वल्गर अंदाज में ड्रा किया देखा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन शियाओई के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, तो गया बेटे। भाग लो भाई। बिना एक सेकंड गंवाए शिया वहां से खिसक जाता है। गुड बाय, अगली बार चाय पर बुलाऊंगा। उधर टीचर गुस्से में बिफर जाती है, जोर से चीखती है, लेकिन शियाओई तो अब भी पॉजिटिव मूड में है। क्लास टीचर की तो हालत खराब हो गई होगी। फिर अचानक वो सीधा पहुंच जाता है एक एरिया में
जहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है मैजिक एल्डरली केयर होम। शियाओई ने कंधे उचकाते हुए बोला, तो ये है मैजिक एल्डरली केयर होम, बूढ़े ठंडे अकेले और बासी लोगों का डिपार्टमेंट। उसने नाक में उंगली घुमाई और बेंच पर आराम से पसर गया। मतलब अगर मैं यहाँ कुछ बेचूं तो ग्राहक तो रोज भगवान को टिकट कटाने वाले ही मिलेंगे। हजारों में एक भी बच गया तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसका मजाकिया मूड अचानक ठिठक गया जब उसकी गर्दन के पीछे से एक बर्फीली सी सरसराहट हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, एक गंजा लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी बिल्कुल चुपचाप उसे घूर रहा था। शियाओई का चेहरा फीका पड़ गया। उसका लब्बादा वाइस डायरेक्टर वाला नहीं है और उस पे गोल्डन बॉर्डर वाला कोई प्रोटेक्टिव जैम भी लगा है। मतलब शायद ये बुरे लोगों में से नहीं है, लगता है स्कूल का कोई बड़ा आदमी है। शियाओई ने उसे शक की निगाहों से देखा, लेकिन देखा कि वो सिर्फ हंस नहीं रहा बल्कि बेहुदा सी चौड़ी स्माइल दे रहा है। हद है, न सिर्फ हंस रहा है बल्कि पूरी बदतमीजी से घूरे जा रहा है। शियाओई ने चेहरा सीरियस किया। अब समझ में आया कब से घूरे जा रहा था। निकला एक गंजा बुढ़ा। मैं ऐसे आदमियों को देख भी नहीं सकता जो बस घूरते हैं, खरीदते कुछ नहीं। क्या चाहता है ये? इसकी घटिया स्माइल तो और भी गंदा बना देती है इसका चेहरा। इसके लाल लाल जलती हुई आंखें देख के तो हालत खराब हो रही है मेरी। अचानक ही वो गुस्से में फट पड़ता है। ओ भाई, ये तो सीरियसली मूडी है, कब पगला जाए कोई भरोसा नहीं। वो बोला, अगर मैं तेरी माँ को बता दूं तो क्या करेगा? फिर वो अचानक नीचे बैठ गया और सीरियसली उस बुक को घूरने लगा। शियाओई का फेस थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसने अगर ये बुक पढ़ ली तो पक्का डांट पड़ेगी। क्या सच में मुझे और माँ को स्कूल से बाहर फेंक देगा? जैसे ही पढ़ना खत्म किया वो गुस्से में उठा। ए बच्चे, ये सब कहाँ से मिला तुझे? शियाओई झल्ला गया लेकिन हकलाते हुए बोला, मतलब मुझे ड्राइंग करना पसंद है। वो बुढ़ा बोला, पढ़ाई छोड़कर फिर से बेकार की चीजों में टाइम खराब कर रहा है? मैं इस एकेडमी का सीनियर गेस्ट एल्डर हूँ। आज तेरे सारे ड्राइंग बुक्स जब्त करता हूँ। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। चिंता मत कर। फिर भी जा, अब अगली बार पकड़ा गया तो छोड़ूंगा नहीं। वो सब उठा के चलता बना और जाते जाते फिर से बोल गया, जा बेटा, अगली बार सीधा बाहर निकाल दूंगा। शियाओई बस पत्थर आया खड़ा रहा। हाँ हाँ, समझ गया। लेकिन तभी याद आया, वो जब लड़कियों को देख रहा था तो उसके मुंह से तो लार टपक रही थी। साला कुछ तो गड़बड़ है। डर के मारे भागा उसके पीछे, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। चूतिया बनाया तुमको। शियाओई गुस्से से अपना सिर खींचने लगा। साले बुड्ढे ने बेवकूफ बना दिया खुले में। सीन शिफ्ट होता है और हमें लेई को दिखाया जाता है जो अपना असली रूप दिखा रहा था। वो एक लड़के का गला पकड़ के बोला, सिर्फ मरे हुए लोग ही बेकसूर होते हैं। मुझे तेरे लोग भी चाहिए और तेरे पैसे भी। अब सीधा हेल जा। शियाओई छत पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। ओ भाई वाह, क्या पावर है भाई का। कम उम्र है लेकिन टेम्परामेंट तो आग है। लेकिन लड़ाई झगड़ा बस गुस्से में रहकर निपटाया जा सकता है। जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है? फिर शियाओई नीचे कूदा और लेई के पास गया। लेई अभी भी उस बंदे की गर्दन पकड़े हुए था जिससे अब झाग निकलने लगा था। शियाओई सोचने लगा, ओ ये वही लड़का है जो मैजिक कल्टीवेशन एग्जाम में फर्स्ट आया था। इसकी पंच की ताकत तो खतरनाक थी। फिर शियाओई चिल्लाया, लेई, मुझे याद है तू अपने भाइयों के लिए जान देने वाला बंदा है। अगर ये गली वाली फाइट पकड़ी गई तो स्कूल से सीधा बाहर कर देंगे, और अगर कोई मर गया तो सिर्फ एक्सपल्शन से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर लेई ने थोड़ी देर बाद पकड़ ढीली की। इस कमीना को बाद में सिखाऊंगा सबक। फिर वो शियाओई की तरफ पलटा और गुस्से से बोला, अब से मुझे भाई मत बोलना, तू समझता नहीं कुछ भी। अगर मैं तुझसे पकड़ में आ गया तो तू भी भाग नहीं पाएगा। अब मेरी ओरिजिन फोर्स का स्वाद चख। शियाओई चुपचाप खड़ा रहा। अब देखता हूं कि ये बड़े लोग सच में दिमाग रखते हैं या नहीं। तो मैं भी वही तरीका यूज करूंगा जो तुझे झुका दे, वही वाला जो तेरे छोटे से पिछवाड़े में भी डर बैठा दे। शियाओई ने अपना पैर घुमाया। नीचे एक मैजिक सर्कल चमकने लगा। फिर वो फुल स्पीड से उसकी तरफ भागा। मैक्सिमम मैजिक स्पीड ऑन। अब तू रोएगा बे। शियाओई की स्पीड इतनी तेज थी कि आंखों से देखना भी नामुमकिन था। ले गुस्से से दहाड़ा, क्या ताना मार रहा है तू? मैजिक सीखकर क्लोज कॉम्बैट करना चाहता है? पागल हो गया है क्या? यूनिकॉर्न आर्म है तो क्या हुआ? क्लोज कॉम्बैट बच्चों का खेल नहीं। वो सीधा सीधा पंच मारता गया। पर ले को ये नहीं पता था कि शियाओई ने एक मेंटल स्ट्रेंथ बैरियर खड़ा किया है जिसमें उसकी मूवमेंट्स स्लो मोशन में चली गईं। फिर शियाओई मुस्कुराया और बोला, भाई मेरा लाइटनिंग स्लेजहैमर पंच ट्राई कर ले, फीलिंग जबरदस्त होगी। उसने हेवन शैटरिंग अल्टीमेट टेक्निक्स की प्रैक्टिस की हुई थी। अब उसकी ओरिजिन फोर्स लाल हो चुकी थी और पावर लेवल खतरनाक। आज इस नासमझ को पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनाता हूं। वो ऊपर उछला और सीधा लेई की तरफ बिजली से जलती हुई मुट्ठी चला दी। ये देखकर लेई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तो फंस गया। वो चिल्लाया, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं डॉज भी नहीं कर पा रहा। पंच की पावर तो पागलपन है यार। क्या ये सच में कोई ट्रेनी मैजिक यूजर है? काफी मशक्कत के बाद वो शियाओई का पहला अटैक ब्लॉक कर पाया। लेकिन शियाओई वहीं नहीं रुका। लेई को पता था कि शियाओई अगला और भी घातक अटैक करने वाला है। अब वो बंदा घबरा गया। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं तो फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर हूं, उससे भी ताकतवर लग रहा है ये। डिफेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ,
सब मुझसे ज्यादा है। मैं तो 3 साल की उम्र से ट्रेन कर रहा हूँ। बॉडी स्ट्रेंथ, कॉम्बैट स्किल्स, सब में पसीना और आंसू बहाए हैं मैंने। मेरा शरीर मेरी उम्र के बाकी लड़कों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि 20 साल वालों से भी। कितने मार्शल मास्टर्स को चैलेंज किया है मैंने, पर आज एक मैजिशियन से दब रहा हूँ। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब। शियाओई बस हल्की सी स्माइल देता है। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। इलेक्ट्रिक मैजिक कर्स कई जनरेशन से ट्रांसफर होता आ रहा है। अब मैं लाइटनिंग एसेंस के साथ खेलता हूँ, जिससे मेरी स्पीड बूस्ट हो जाती है। तू जैसे कंफ्यूज्ड बच्चे मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। ऊपर से मेरे मेंटल स्ट्रेंथ बैरियर के अंदर तेरी हर मूव स्लो मोशन वीडियो जैसी लगती है। रुक जा लाइलो, अगर तूने उस पर अटैक करना बंद नहीं किया तो जिंदगी भर पछताएगा। पता नहीं तू उसे क्यों मारना चाहता है, पर मैं जानता हूं तू दिल से बुरा नहीं है। अगर तूने खुद को यहीं रोका नहीं तो मुझे सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर शियाओई ने दीवार पर किक मारी और ऊपर कूद गया। सोचा सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ, पर छत के कोने में लाम्हे भी खड़ा थी, सब कुछ देख रही थी। ली फिर भी नहीं मानता। एक छोटे से लौंडे को मुझे एडल्ट टोन में सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे मसलों में मत पड़। तेरे रिकवर करने से पहले ही मैं तेरा डिफेंस तोड़ दूंगा और सब खत्म कर दूंगा। तेरा असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। वो शियाओई की तरफ दौड़ पड़ा। शियाओई फिर एक पल को कंफ्यूज महसूस करता है। उसकी बॉडी हवा में जैसे तैर रही है। उसे लग रहा है जैसे वो आसमान के ऊपर बह रहा हो, कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं। अब ले भी हवा में उड़ रहा है, अपने दोनों हाथ कसकर भींचे हुए चिल्लाता है, अब तू नहीं भाग पाएगा, मेरा पंच खा। जैसे ही वो पंच फेंकता है, शियाओई शील्ड ऑन कर देता है। उसे खरोंच तक नहीं आती, बल्कि वो जुबान निकालकर मजे से हंसता है। सरप्राइजिंगली अमेजिंग। हाँ, ले की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। इस दुनिया में कभी किसी ने ऐसा मैजिक शील्ड नहीं देखा जो बॉडी के साथ मूव कर सके। हर मैजिशियन को अपने हाथ से प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना पड़ता है, जो न हिल सकता है न दोबारा अटैक कर सकता है। ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। शियाओई ने एकदम से जवाब दिया, नामुमकिन कुछ नहीं होता। ये अंकल बहुत कुछ जानता है। बच्चे अंकल की बात मान और दूसरों को तकलीफ देना छोड़ दे। ल्यूक का चेहरा अब एक टाइट गिटार स्ट्रिंग जैसा खींच गया, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए बोला, ये बच्चा अजीब है, टोटली अनकन्वेंशनल, सच में मौत के काबिल मैजिशियन है ये। फिर उसने सीधा फेस पर पंच मारा। डोंट वरी, अंकल सिर्फ 20% पावर यूज कर रहा है, तेरी बहुत केयर करता है। अब चुपचाप लेट जा और शांत रह। जैसे ही पंच लैंड होता है, ल्यूक सीधा जमीन पर गिरता है, जोरदार क्रैश के साथ। डन। शियाओई अब नीचे लैंड करता है। अब ये बच्चा चुप हो गया है। वो थका हुआ सांस छोड़ता है। अबे यार, ये जो मूविंग मैजिक शील्ड है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। लेकिन वो ल्यूक भी कमजोर नहीं था। मुझसे हार गया, पर उसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट फेल करने के बाद मैंने इस आर्म को यूज करना शुरू किया। काश क्रिएटर मेरी सोल स्ट्रेंथ को और बढ़ा पाता, और वो हाई लेवल टेक्निक्स जो उसने छुपा रखे हैं वो मुझे भी मिल पाते। आई एम एक्चुअली टैलेंटेड, यू नो। हाँ, शियाओई हंसता है, फिर जमीन पर गिरे हुए बंधे के पास झुककर उसकी हेल्प करता है। लगता है तू ठाकोई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है ना? ज्यादा नौटंकी मत कर, वरना उस ल्यूक बच्चे को बड़ा झमेला हो जाएगा। वो लड़ रहा था, अब तू ही सब संभाल। मैं थक चुका हूं यार, चल हॉस्पिटल ले चलता हूं, वरना तू सच में मरेगा। ल्यूक अब भी जमीन पर पड़ा धुआं छोड़ रहा है और सबको वहां से जाने नहीं दे रहा। शियाओई इस पूरी मर्डर मैच से बुरी तरह तंग आ चुका है। हे भगवान, अब यहाँ फिर से कौन आया? लेगी मेरी पूरी ताकत का पंच खाकर भी खड़ा रह गया था, अब तो साला पागल हो गया है। दिमागी हालत गड़बड़ लग रही है। लेई गुस्से से दहाड़ता है, उसे ले जाने का सोचना भी मत, उसे आज यहीं मरना है। इसी वक्त दोनों के ऊपर से एक घंटी की आवाज आती है और सबकी निगाहें ऊपर जाती हैं। ये लड़की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रही? लेई भी ऊपर देखता है, थोड़ा इरिटेट होकर पूछता है। अब लेई चुप नहीं रहती, वो फौरन बोल उठती है, अब इस फालतू फाइट को रोको। लेई, मुझे पता है तू अपने भाइयों और इन 2 लौंडों को लूटपाट के लिए नहीं बचा रहा। अगर मैं सही समझ रही हूं तो ये सब जो कल हुआ उसके रिएक्शन में है ना? लाम्हे अपने हाथ क्रॉस करके सीधे कहती है, हुआ ये था कि कल तेरे भाइयों की बेइज्जती की थी थाकलोई क्लान के लोगों ने। कल स्कूल के बाद जब तेरे भाई स्कूल में मदद कर रहे थे, कुछ अमीर लौंडों ने उन्हें चिढ़ाया और तब दंगा को गुस्सा आ गया। उसने एक झाड़ू उठाई और थाकलोई के सिर पर दे मारी। उसके बाद तो वो पगला गया और गालियां बकने लगा। तुम जैसे गरीब खानदान के लोग हिम्मत कैसे कर गए मुझ पर हाथ उठाने की? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। आखिर में डांगा और छी दोनों की बुरी तरह धुनाई हुई। खासकर वो छोटा लड़का डोंगहा, उसकी हालत सबसे खराब थी। लाम्हे गर्दन झुकाकर रिपोर्ट करती है, इस वक्त शायद डांगा मेडिकल रूम में है। इलाज के लिए एक मोटी रकम की जरूरत है। मुट्ठी के दम पर बदला लेना अलग बात है, पर अब तो पैसों की भी सख्त जरूरत है। समझ रहे हो ना ल्यू? ल्यूलक का पारा चढ़ जाता है। अगर तुमने सब कुछ देखा तो उनकी मदद क्यों नहीं की? बस तमाशा देखने खड़े रहती हो जब मेरे भाइयों की बेइज्जती हो रही हो। लुम्हाई एक पल की भी देरी नहीं करती। उसका जवाब तल्ख था, क्यों करूं मैं उनकी मदद? मैं इस दुनिया में एक अलग नस्ल समझा जाती हूं,
जब मैं खुद जलील हो रही थी तब कौन आया था मेरी मदद करने? इस बर्बर दुनिया में जिसके पास ताकत नहीं है वो कुचला ही जाता है। अगर तुम उन्हें आज बचा भी लो, क्या पूरी जिंदगी उनकी ढाल बने रहोगे? ल्यूक जिद्दी होकर चीखता है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। आज इस लड़के को मरना ही पड़ेगा। लुमाई उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे और ल्यूक के झगड़े से कोई लेना देना नहीं। वो शियाओई की तरफ देखती है और कहती है, मैं यहाँ उसके लिए आई हूँ। शियाओई के चेहरे पर उलझन साफ दिखती है, मुझे ढूंढने से इसका क्या लेना देना? लुमाई बिना रुके कहती है, बेहतर होगा कि पैसे लेकर अपने भाई की जान बचा लो, वरना आज वो नहीं बचेगा। ल्यूक अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। निकलो यहाँ से, वरना। उसे देखकर लामाई का सब्र टूट गया। उस मोटे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? जो सामने आया उसे लड़ने लगता है। हर किसी को मारना ही सॉल्यूशन है। लुमाई की हथेली में तेज पंजे निकल आए और उसने ल्यूक के चेहरे पर झपटना शुरू कर दिया। चेहरा से ब्लीडिंग होने लगा। गटर में पले बिल्लियों जैसे तुम्हारे जैसे लोग मुझसे उलझते हो, अब भुगतो, तुम्हारा खात्मा तय है। पर हालत बिगड़ती देख शियाओई ने भी फाइट ज्वाइन करने का फैसला किया। ठीक है, इसको यही छोड़ता हूं थोड़ी देर के लिए। उसने बंदे को नीचे गिरा दिया और दौड़ पड़ा लुमी की तरफ। लिटिल कैट, मैं आ रहा हूं। इसी बीच ल्यूक अब भी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। तभी शियाओई बीच में कूद पड़ा। लुम्हाई, तुम ठीक हो ना? अचानक टीचर आ गई। उसने एक मैजिक रस्सी से सबको जकड़ लिया। बस बहुत हुआ, सबके सब चुप हो जाओ। एक पल में सब शांत। इन सबको वाइस प्रिंसिपल के सामने ले जाओ। तुम तीनों पागल कर दोगे मुझे। अभी कुछ दिन ही हुए हैं और लड़ाइयां शुरू। क्या सच में एकेडमी से निकाले जाना चाहते हो? शियाओई का चेहरा तमतमा गया। उसने जवाब दिया, फिर तुम अब तक क्यों नहीं निकाले गए? ये डेमनविच एकेडमी भी एक करप्ट जगह है, पावर के दम पर चलने वाली गटर स्कूल। वाइस प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? अपने टीचर्स और बुजुर्गों को फैमिली की तरह रिस्पेक्ट करो। एकेडमी कोई गाली देने की जगह नहीं है। पर शियाओई अब भी शांत नहीं रहा। शियाओई बोला, सच बोल दिया तो बुरा लग गया? ताकतवर बनकर 5 साल के बच्चों को डराते हो? ये कोई बहादुरी है क्या? शियाओई का गुस्सा इतना तगड़ा था कि वाइस प्रिंसिपल की स्पिरिचुअल पावर ही टूट गई। वो हक्का बक्का रह गया। आखिर ये शियाओई कौन है? अपनी ही स्पिरिचुअल पावर तोड़ दी। वाइस प्रिंसिपल इतना बौखला गया। लुम्हाई का चेहरा मानो पहाड़ के बोझ से दब गया। ल्यूक भी जमीन पर लौट रहा था। ये कौन सी स्पिरिचुअल पावर है भाई? टीचर भी नहीं झेल पाई। सब घबरा गए और फर्श के नीचे छिपने लगे। पर शियाओई अब भी उसी तरह खड़ा रहा जैसे शुरू में था। जो बोल दिया वो कभी वापस नहीं लेता। सब बराबर हैं, समझे गवारों? अगर दोबारा अपनी ताकत इस्तेमाल करने की सोचो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाइस प्रिंसिपल खुद को रोक रहा था, सोचता रहा, 5 साल के बच्चे से बहस करके क्या मिलेगा? वो समझता ही नहीं है। इस एकेडमी में या पूरे प्राइमल रियल में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है वो तुम्हें इतना सिंपल लगता है? सब बराबर हैं। ये सिर्फ कमजोरों का झूठा दिलासा है। अगले दिन पनिशमेंट नोटिस आ गया। लूमी, ल्यूक और शियाओई को 30 दिन की एकेडमी की एक्टिविटी एरिया में कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई गई, बिना परमिशन फाइट करने के लिए। ये डेमन ट्रायल एकेडमी की एडमिन बिल्डिंग है। शियाओई का होम रूम टीचर नोटिस लेकर आई। वाइस डीन, ल्यूक का छोटा भाई तू अब होश में आ चुका है। वाइस डीन ने देखा और कहा, यह अच्छा है। क्या अब भी एकेडमी के टॉप लोग लॉय पर ल्यूक के अटैक का हिसाब मांग रहे हैं? नहीं सर, कुछ हाई प्रोफाइल लोग थाक लॉय फैमिली से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ल्यूक को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार एकेडमी के प्रेसिडेंट ने रोक दिया। और इसी चक्कर में वाइस डीन ने लम्हाई और ल्यूक को भी शियाओई के साथ सस्पेंड कर दिया। इस एकेडमी के ऊपर के लेवल्स पर दबाव बन गया है, क्योंकि ये सब इस साल के टॉप स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं। ऐसे में उन्हें सीधे बाहर तो नहीं निकाला जा सकता। वाइस डीन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। अच्छा है, अब ल्यूक एकेडमी में रह पाएगा, लेकिन उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि थोनलीन कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां खतरनाक प्राइमल स्पिरिट्स को बंद किया जाता है। वो एक जेल है, दिलों को बांधने वाली जेल। इस उथल पुथल भरी दुनिया में जहां हर वक्त लड़ाई चलती है, ताकत ही एकमात्र चीज है जो जिंदा रहने की गारंटी देती है। और मुझे उन पर भरोसा है, खासकर उस लड़के पर जो ग्वेट टोक से है। उसमें बहुत से राज छिपे हैं। उसकी सोल पावर गजब की स्ट्रांग है। ऊपर से उसकी बॉडी में जो जायंट स्ट्रेंथ आर्म है, जब उसने पंच मारा था तो उसके शरीर से अजीब सा प्राइमल एनर्जी निकल रही थी। इसी के साथ अभी अभी मेरे हाथ में एक अंडरग्राउंड बाउंटी लिस्ट आई है और उसमें वो लड़की शामिल है। अब तक ये लिस्ट सिर्फ हाई लेवल ताकतवर लोगों के बीच सर्कुलेट होती थी। मेनलैंड पर इसकी कोई पब्लिक जानकारी नहीं है। सारे गुप्त असैसिनेशन डील्स इसी के जरिए होते हैं। शियाओ युआन यानी शियाओई की माँ ऊपर से नाजुक और मासूम दिखती है, लेकिन इस बाउंटी लिस्ट पर उसका नाम देखकर मैं हैरान रह गया। इस लिस्ट में ब्लैक मार्केट्स ने उसके लिए 10 अरब टॉप ग्रेड प्राइमल स्टोन्स की इनाम राशि रखी है। अंडरग्राउंड बाउंटी लिस्ट असल में ब्लैक मार्केट को छुपाने का जरिया है। इसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो पब्लिक में नहीं आ सकते। बेशक वो रकम बहुत एग्जैजरेटेड है,
लेकिन अगर शियाओई हमारा स्टूडेंट है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि शियाओई अक्सर मुझे प्रोवोक करता है, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में अच्छाई है। एक दिन वो दुनिया के लिए ब्लेसिंग बनकर आएगा। वो लिस्ट जलाते हुए बोला, रेन्ना, ये बात किसी और को मत बताना, यहाँ तक कि एकेडमी के बाकी हाई लेवल लोगों को भी नहीं। मैं खुद डीन से डिस्कस करूंगा। रेना ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गई वाइसदीन, ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, मुझे हाल की घटनाओं के बारे में थोड़ा सोचने दो। रेन्ना जाने लगी, लेकिन जाते जाते मुड़ी और बोली, वैसे डायरेक्टर, एक बात कहनी है। अगर तुम अपने स्टूडेंट्स की केयर करते हो तो उसे खुलकर दिखाओ। ऐसे डार्क बनने का नाटक मत करो, उन्हें पता चल ही जाता है। वाइस डायरेक्टर खंखारते हुए हंसने की कोशिश करता है। ठीक है, जाओ, अब मुझे और भी काम है। थाकोनेलिन के जंगल में दूसरी तरफ लेले लूक कुछ बीस्ट से घिरा हुआ था और लुम्हाई भी एक ही जैसी हालत में थी। चारों तरफ प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स की भीड़ थी। जरा सी चूक और वो उसके चेहरे को नोच डालते, लेकिन हर बार जब लूमी खतरे में पड़ती, शियाओई वक्त पर वहां पहुंच जाता, सब संभाल लेता। लिटिल कैट ठीक तो है ना? धीरे धीरे लुम्हाई को शियाओई के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। थैंक यू शियाओई, उसने थकी आवाज में कहा। ग्रुप के स्पिरिट्स को जैसे तैसे हराने के बाद तीनों जमीन पर थके हारे पसीना बहा रहे थे, एक दूसरे की पीठ से पीठ टिकाए। क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे? लूमी बोली। एक मारे नहीं कि दूसरी फौज आ जाती है, अब एनर्जी भी खत्म होने को है। और जैसे ही ये बोली, एक और घेरा बन गया। आंखें लाल, दिलों की धड़कनें तेज, एक और नया झुंड। धत्त तेरी, ये प्राइमल स्पिरिट्स प्रोडक्शन फैक्ट्री चला रहे हैं क्या? लूमी गुस्से से चिल्लाई। इतने सारे कहां से आ रहे हैं? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो सबकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। शियाओई अब भी लम्हाई की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा था। उसे लग रहा था कि उसकी लिटिल कैट गई है। लिटिल कैट का चेहरा सफेद पड़ चुका था। इस बार तो पक्का मर जाएगी। शियाओई ने बाकी लोगों की तरफ देखा, यहां तक कि ताकतवर ल्यूक भी घबराया हुआ दिख रहा था। सब बच्चे ही तो थे, अब और मामूली नहीं बना रहूंगा। उसने खुद से कहा, अगर ये तीनों जो हमारी ग्रेट नेशन की फ्यूचर फ्लावर्स हैं यहीं ढेर हो गए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने समनिंग मैजिक का फैसला किया गया। अचानक उसके हाथों में बहुत सारे कील प्रकट हो गए और उसी समय पृथ्वी पर कहीं एक गंजा अंडे जैसा दिखने वाला आदमी अपने घर में खोपड़ी खुजला रहा था। हे भगवान, घर की छत से इतने कील कहाँ गिर रहे हैं? अब उसकी बीवी चिल्लाएगी, क्या चल रहा है ये? सारे कील कहाँ चले गए? शियाओई ने वो सारे कील जमीन पर गिरा दिए, मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। शियाओई ने धीरे से फुसफुसाया, नेल फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी, थोड़ा टाइम खरीद दो हमारे लिए। लाम है, डरना मत, ट्रस्ट मी, हम जिंदा बचेंगे। बस 30 दिन, सिर्फ 30 दिन। वो छोटी सी डरपोक बच्ची हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। हालांकि उसके दिल में डर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शियाओई उसे इतना सेफ क्यों लगता है, बाकियों से बिल्कुल अलग। अब ये जो नेल्स थे, ये समनिंग मैजिक थे। शियाओई ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसके पास कोई छिपे हथियार नहीं है। पहले जो कीलें थीं, वो बस थोड़ी देर के लिए पैर रोक पाई थीं, और जैसा कि सोचा था, मॉन्स्टर्स फिर से उसी जोश से आगे बढ़े। कील पर पैर रखना वाकई दर्दनाक था, लेकिन रोकने के लिए वो काफी नहीं थे। एक बार फिर लामहाई झिझक गई। लामहाई ने कहा, इससे पहले कि हम इस जगह फंसते, मैंने चुपके से एक बैग ले लिया था। शियाओई ने पूछा, उस बैग में क्या है? दरअसल मेरी माँ कुछ जहरीली जड़ी बूटियां तैयार करती थी, जो म्यूटेंट्स या नीच किस्म के लोगों से निपटने के काम आती थी। मुझे नहीं पता ये अब भी काम करेंगी या नहीं। ये सुनते ही शियाओई की आंखें डर से फैल गईं। उसका एड्रेनालिन उबाल मारने लगा। साला, पिछली बार अगर मैं जल्दी दिमाग नहीं लगाता तो अब तक मर चुका होता। बिना ज्यादा सोचे लम्हाई ने वो बैग शियाओई को थमा दिया। शियाओई ने बैग लिया, फिर एक तेज नजर लूक पर डाली और बोला, ओए लूक, सुन, मुझे पता है तुझे मैं पसंद नहीं हूं, पर अगर तू अपने भाई से दोबारा मिलना चाहता है तो मेरी प्लानिंग फॉलो कर। यहां सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होने वाला। बस एक लाइन थी, लेकिन शियाओई का दिमाग अलर्ट मोड में ही रहा, क्योंकि इस जगह पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ल्यूक, जो बाहर से जितना भी टफ दिखे, असल में इतना हार्ड नहीं था। उसने फौरन हामी भर दी। शियाओई ने जल्दी से बैरियर के अंदर घुसते हुए बोला, कॉम्बैट प्लान सुनो, टाइम बहुत कम है, मैं ज्यादा देर तक बैरियर नहीं रोक सकता। लामहाई और लूक उसकी बात मानकर बैरियर के अंदर आ गए। जैसे ही प्रोटेक्टिव सर्कल एक्टिवेट हुआ, शियाओई ने कहना शुरू किया, लिसन केयरफुली, मेरे पास इस क्राइसिस से निकलने का तरीका है, पर तुम्हें पूरा कोऑपरेट करना होगा। दोनों ने फौरन हामी भर दी। शियाओई ने एक पल के लिए रुककर अपनी जेब से एक डैगर निकालना चाहा, पर तभी लामहाई की सांस अटक गई। डैगर वहां नहीं था। इसे मत खोलो, वो चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने बैग में हाथ डाला, शियाओई के हाथ में एक जोड़ी लोलीटा पैंटीज आ गईं। शियाओई का दिमाग घन चक्कर हो गया, नाक से खून बहने लगा और उसने हड़बड़ाकर कहा, गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मेरा मतलब, सॉरी यार, गलती से निकल गया। मैं कसम खाता हूं कि मेरा यह मतलब नहीं था। वो डैगर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में है। वो जैसे तैसे बोल पाई। नाक अब भी बह रही थी, चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। प्लीज बुरा मत मानना, गलती हो गई।
आगे से ध्यान रखूंगा। शियाओई ने सिर झटकते हुए सीरियसली कहा। अब मेरा प्लान सुनो। ल्यूक ने जैसे ही सुना भड़क उठा। नोवे, ये मेरी मर्दानगी की बेइज्जती है। शियाओई ने ठंडी निगाह से कहा। तेरी मर्दानगी ज्यादा जरूरी है या बाहर तेरा भाई जिंदा रहे? ल्यूक ने दांत पीसते हुए हामी भर दी। ओ ठीक है, तेरी बात मानता हूं। अब तीनों तैयार थे। तुम जैसे बच्चे सबसे अच्छे होते हैं, शियाओई बोला। लाम हाई ने सिर हिलाया, लेकिन लूक अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। साले ने मुझे पावर बैंक बना दिया। लगता है इसको मेरे रफ हाथ पसंद आ गए हैं। ऊपर से घमंड भी कर रहा है। शियाओई ने चुपचाप जवाब दिया। अगर मेरी मैजिक तेरी प्राइमल एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बैरियर न बना सकती तो तुझे छूने भी नहीं देता। इतना बोलकर वो गुस्से में बैरियर की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी बैरियर में दरार आ गई। लमे अब चुप नहीं रही। तुम दोनों सीरियस हो जाओ भगवान के लिए। ये सुनते ही दोनों ने एक साथ चिल्ला दिया। हाँ, आपकी महानता द रानी। और फिर एक्टिंग करने लगे जैसे सब कुछ प्यारा प्यारा हो। चलो सीनियर ब्रदर। ठीक है जूनियर ब्रदर, तू मेरी बैटरी, मैं तेरा इंजन। इतना कहकर लाम हाय हंसने लगी। यही तो तरीका है। ही। अब शियाओई का चेहरा फिर से सीरियस हो गया। क्योस थोड़ा शांत हुआ है, अब डर कम हो गया है। चलो शुरू करें। उसने हवा में हाथ उठाए। मैं एक बार में 3 स्पिरिट्स कंट्रोल कर सकता हूं, बस काफी है। अगले ही पल जहरीले तीर बाहर की तरफ भागते मॉन्स्टर्स को चीरते हुए निकले। ढाई ढाई जैसे कोई मिसाइल बरस रही हो। चलो छोटे छोटे भूतों, लाइन में लगो। चाचा चूहा आ गया है तुम्हें ऊपर भेजने। शियाओई का ये जोश देखकर सब चिल्ला उठे। रियल मॉन्स्टर तो तू है। अचानक एक मॉन्स्टर बैरियर के अंदर आ गया। लाम हाय, शियाओई ने चीखा। मॉन्स्टर अंदर घुस रहा है, उसका वीक पॉइंट सामने है। गॉट इट, लम्हाई ने जवाब दिया और फौरन पलटकर उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर दिए। नाइस शॉट, अब हमला करो, बस डिफेंस में नहीं रह सकते। शियाओई ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलो इसे खत्म करते हैं। प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। उनका डिटर्मिनेशन देखकर मॉन्स्टर्स तक डरने लगे। अब हर जगह सिर्फ एक ही सीन था, क्योस के बीच एक मास्टर प्लान। शियाओई अब मॉन्स्टर्स से खेल बना चुका था। जहां मॉन्स्टर्स वहीं मेरा फन। आखिरकार सारे स्पीयर टूटने के बाद उसने डिसीजन लिया, अब खत्म। लाम हाय अब थक चुकी थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूं। वो मॉन्स्टर्स कहाँ गए? लगता है कुछ लोग तो पहले ही कहीं भाग चुके हैं। लूक अब पहले जैसा ताकतवर बंदा नहीं रहा। अब तो वो एकदम थका हुआ, कमजोर सा, चूसा हुआ आम जैसा दिख रहा है। वो कहता है, सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं, ऐसा लग रहा जैसे मेरे शरीर की पूरी स्किन तक सूख चुकी है, सब कुछ निचुड़ गया है। लूक खुद से बड़बड़ाया। भाड़ में जाए वो अबिस, अगर मुझे फिर से उसमें कूदना पड़ा ना, मेरे पास अब तुझे चार्ज करने को कुछ भी नहीं बचा। मैं अब तेरा पावर बैंक नहीं बन सकता। वो बस थोड़ा आराम ही करने वाला था कि लम्हाए उम्मीद भरी आंखों से बोली, जब ये मॉन्स्टर निपट जाए तो अगली बारी तुम्हारी है लू, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। लूक का चेहरा एकदम सपाट, जैसे कोई बूढ़ा गंजा आदमी। अब मैं क्या करूं? क्या मेरी कोई इज्जत भी बची है? चलो, जो थोड़ी बहुत ताकत बाकी है उससे ही काम चला लूं। लूक ने कहा, आग जलाने का समय आ गया है। उसका एक हाथ अब भी उस मॉन्स्टर की जांघ पकड़े हुए था। दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, एक सॉलिड मोटा खाना बन जाता है। तीनों ने मिलकर उसे खा डाला। प्लेट में सिर्फ हड्डियां बची थीं, मांस का एक कतरा तक नहीं। तभी कहीं से एक जंगली दहाड़ सुनाई दी। लम्हाई ने कहा, यह क्या था? सीन बदलता है। बाहर आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं। शियाओई की माँ सीधे डेमन टेस्ट नर्सिंग होम पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजा वही बूढ़ा आदमी खोलता है जिसने शियाओई के सारे स्केचबुक्स रख लिए थे। इतनी रात को कौन आ गया? उसे देखकर शियाओ युआन हल्की मुस्कान देती है। शांगरांग, मैं हूं। इतने सालों में कैसे रहे? बूढ़े की आंखें भर आईं। हैरानी से उसे देखता रहा और फिर घुटनों पर बैठ गया। माफ करना, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया, चाहे वो मिस्टर वोंग वाला मामला हो। मुझे बहुत अफसोस है। शियाओ युआन घबरा जाती है। ऐसा मत कहो, तुमने मेरी माँ के लिए सब किया, मुझे माफी मांगनी चाहिए। नर्सिंग होम में वो हमेशा सिर झुकाकर चलता था, किसी की तरफ देखता तक नहीं। वैन अब भी चिंतित है। क्या तुम्हें मेरे पीछे चलने का पछतावा है? नहीं, शांगरंग ने कहा। 100 साल पहले जब तुमने मुझे, एक अपराधी को, बचाया था, तभी से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें लौटाने के लिए है। अगर मर भी गया तो घाटा नहीं। अब जब अंदर आ गई हो तो बताओ, इस बार क्यों आई हो? शियाओ युआन ने कहा, मैं अभी अभी फ्री हुई हूं, बस बैठने ही वाली थी। लेकिन शियाओई की फिक्र सताने लगी। पता नहीं वो कैसा है अभी। शांगरांग ने कहा, इस बार डिप्टी डायरेक्टर ने लिमिट क्रॉस कर दी है। डैम इट, थोन टावर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 5 साल का बच्चा जिंदा रह सके। इस बार मैंने अपने 2 पुराने यारों से बात की है। दोनों तैयार हैं थोन टावर पर अटैक करने के लिए, ताकि शिया को बचाया जा सके। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ आइस कहते हैं और उनके साथ है आइस किंग लोंगवैंग। अगले ही पल दोनों सामने आ जाते हैं। डोंट वरी, हम तुम्हारे बेटे को जरूर बचाएंगे। और ऐसा बच्चा जो इतनी बेहतरीन चीजें ड्रॉ कर सकता है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हम उसे बेवजह मरने नहीं देंगे। रात के उस समय सभी एक साथ मिशन पर निकल पड़ते हैं। आगे है थोन टावर। एक एक कदम सावधानी से बढ़ाना है।
शियाओबिंग नाम का आइस सर्पेंट रास्ता दिखा रहा है। शियाओ युआन उसे एनकरेज करती है। लिटिल स्नैक, तुमने कड़ी मेहनत की है। जैसे ही टीम पहुंचती है, डिप्टी डायरेक्टर पहले से वहां मौजूद होता है। मिस्टर आइस आ चुका है, लेकिन लगता है तुम्हारी चालें पहले ही पकड़ ली गई हैं। आइस सर्पेंट डिप्टी डायरेक्टर को घूरकर कहता है, बेवकूफों की टोली हो तुम, क्या मुझे अपनी मिडनाइट स्नैक बनाना चाहोगे? दोनों ओल्ड एक साथ बोलते हैं, इस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है और अब ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। वोंग, भूल गए वो दिन जब तुम मार खाया करते थे? बोलो, है कि नहीं डिप्टी डायरेक्टर? डिप्टी डायरेक्टर की आंखें सिकुड़ती हैं। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं भूला, लेकिन आज रात तुमने थोनलिन में घुसकर अकेडमी के रूल्स तोड़े हैं। किसी ने सुना था कि उपनिदेशक कभी स्पैंक हो चुका है। पूरी अकेडमी में लड़कियां हंसती थीं, पर मुंह छिपाकर। थोफंग की एक घूरती नजर और सब शांत। यांग जंग गुस्से से बोला, अबे बूढ़े, बकवास बंद कर, सीधे मुद्दे पर आ। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। इस बीच टावर में शियाओई और उसके दोनों साथियों पर खतरा मंडरा रहा था। मॉन्स्टर उनके सामने बहुत बड़ा और खतरनाक है, लेकिन शियाओई अभी भी सबको लीड कर रहा है। लूक तुरंत प्रोटेक्टिव बैरियर में दाखिल होता है और खुद को फिर से शिया का पावर बैंक बना देता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। ये एलिमेंटल मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा है। उम्मीद है कि बैरियर इसे रोक पाए। मॉन्स्टर ने हाथ घुमाया और एक जोरदार क्रैक के साथ हमला किया। बैरियर उसी पल टूट गया। अब तो कुछ भी नहीं रोक सकता इसे। शियाओई को सीधे घूरा जा रहा है। शियाओई उस पर ध्यान बनाए रखता है और मुस्कुराता है। मैं तो इस मॉन्स्टर को नीचा समझता हूँ। देख क्या रहा है? क्या खूबसूरत होना गुनाह है? लामहाई अब और नहीं देख सकती। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस अब वो मूव यूज करना पड़ेगा। वो अपनी नेकलेस खींचती है और चिल्लाती है, सीलिंग स्पेल, बर्सर्किंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो बर्सर्क स्टेट में है, जिससे उसका शरीर थोड़ी देर के लिए यंग हो जाता है। स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि लगभग प्योरब्रेड बीस्ट जैसी लगती है। इसलिए उसके कपड़े स्पेशली स्ट्रेचेबल डिजाइन के हैं। लेकिन इस स्टेट में रहने का टाइम सिर्फ 20 सेकंड है। वो नहीं चाहती कि कोई जो उसके लिए अच्छा हो उसकी आंखों के सामने गायब हो जाए। एक बार और शियाओई के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर आगे दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ शियाओई, जो अभी भी छोटा है, बैरियर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी टूटने ही वाला है। उसे लगा था कि शायद अब तक वो डिवाइन लाइट बन चुका होता। अगर नहीं बना तो लगता है यही मेरी मौत की जगह है। टैलेंटेड लोग अक्सर जल्दी मरते हैं। मैं अब भी सिर्फ 5 साल का हूँ। लामहाई अब एकदम लड़ाई के मूड में खड़ी है, लेकिन बर्सर्क मोड के बाद भी उसे भरोसा नहीं कि 20 सेकंड में ये मॉन्स्टर मरेगा। तो उसका असली मकसद सिर्फ शियाओई को बचाना है। वो एक जोरदार छलांग लगाती है, डिस्ट्रक्टिव क्लॉज एक्टिवेट करती है और मॉन्स्टर पर वार करती है। मॉन्स्टर चिल्ला उठता है, दर्द से तड़पता है। शियाओई को गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है। उसका चेहरा लामहाई के गाल से सटता है। लगता है मैं स्वर्ग पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? पक्का मैं स्वर्ग में ही हूँ। लक भी हालात समझ रहा है। दोनों को याद दिलाता है, चाहे हम रेयर और प्योर बीस्ट ह्यूमन क्लैन के हों, इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते। जल्दी भागो। मैं इस बड़े मेंढक को दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर लुक सोचता है, साला मैं कर क्या रहा हूँ? दोनों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये कितना बेवकूफी भरा है। लामहाई उसके चेहरे के हाव भाव देखकर बोलती है, जल्दी से वो रिंग गले में पहना दे। शियाओई भी रिंग लेकर वापस पहनता है और उसी पल लामहाई अपनी क्यूट नॉर्मल फॉर्म में लौट आती है, लेकिन बहुत थकी हुई। अब मैं कुछ देर ड्रेन्ड रहूंगी, आगे तुम लोगों पर है। लूक अब अकेला मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, हिप्स हिलाते हुए भाग रहा है और चिल्ला रहा है, हे भगवान, अगर इसने पंजा मारा तो मेरी हड्डियां चूर हो जाएंगी। अचानक एक क्रीचर सामने आया, मुंह के अंदर जैसे कुछ चबाने की कोशिश। अरे ये मॉन्स्टर की जीभ है। ल्यूक चिल्लाता है, साला चीटिंग, इसकी जीभ भी बाहर आ जाती है। कोने में दीवार है, अब छिपने की जगह भी नहीं बची। ल्यूक हमला डोज करता है, ऊपर कूदता है, फिर भी घबराया हुआ है। ये जीभ बहुत बड़ी है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। शियाओई मदद के लिए अपना रिमोट कंट्रोल कार निकालता है और चिल्लाता है, ओ मॉन्स्टर, इधर देख, देख मेरी लग्जरी छोटी गाड़ी। वो असली जैसी स्मूथली चलती है। शियाओई कंट्रोल करता है और चिल्लाता है, लुक, किसी पिलर के पीछे छिप जा, बाहर भाग मत। ये फ्रॉग बहुत ब्लाइंड है, सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अटैक करता है। जो चीज हिलेगी नहीं उसे ये देख ही नहीं सकता। ल्यूक घबराकर बोलता है, मजाक मत कर, तुझे कैसे पता ये सच है? वो छोटा बॉक्स जो स्पार्क कर रहा है हार्ट शेप में, क्या ये असली है? शियाओई कहता है, मेरे फेवरेट बायोलॉजी टीचर ने बताया था, फ्रॉग्स की बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ मूवमेंट पर रिएक्ट करती हैं। जब कुछ हिले नहीं तो जैसे वो होता ही नहीं। अब मॉन्स्टर रिमोट कार को उठाकर मुंह में डालने वाला है। इधर लुक कांप रहा है, बस मत हिल, सांस भी मत ले। डर के मारे पसीना पसीना। पिलर के पीछे छिपा था, लेकिन अब वो भी टूट गया। डर के मारे पेशाब कर दिया और बेहोश हो गया। शियाओई, तुझे मिलाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ
टावर ऑफ डैमनेशन के बाहर सीनियर एल्डर्स और वाइस प्रिंसिपल अब फुल पावर के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक ब्लॉन्ड टीचर बोलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा जैसे हजारों घोड़े मुझे कुचल रहे हों, मैं हिल भी नहीं पा रहा। जुंग त्रंगहोंग अपने साथियों से कहता है, लगता है हम फिर से वॉर वाले दौर में आ गए हैं। ये 5 साल पहले की बात है। वाइस प्रिंसिपल वॉल्ट ट्रोंग अब भी अपनी ताकत से जूझ रहा है। डरो मत, जब तक वो तीनों जिंदा हैं हम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम सब अभी भी माँ का दूध पी रहे हो, थुआफोंग चिल्लाया। टीचर्स मेरे साथ चलो, अपनी पूरी ताकत लगाकर जवाब दो। सभी टीचर्स एक साथ बोले, हाँ। अब 2 शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जीज आपस में टकराईं। एक पर्पल हेयर वाला मेल टीचर अपनी आंखें बंद कर कहता है, माफ कीजिए एल्डर्स, मेरी स्टारफायर से ऑफेंड कर दिया। वो उड़ता है और एक पर्पल बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब गोल्डन फरड बीस्ट किंग भी मूव करता है। काफी वक्त हो गया, हड्डियां अकड़ी पड़ी हैं। अब एक बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, मजा आ गया। क्या तुम भी मानते हो? वो छोटा ब्राइट पहले ही बोल चुका है। उसकी मुट्ठी तेजी से चमकने लगती है। वो लगातार पर्पल बर्ड पर पंच मार रहा था। टीचिंग पंच। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ढंग से लड़ना नहीं सिखाया क्या? सीधे वाइटल स्पॉट पर अटैक कर रहे हो। अब ग्रैंड मास्टर तुम्हें सिखाएगा असली कॉम्बैट की एटिकेट। उसके हैवी पंचेज से पर्पल बर्ड बेहोश सा हो गया, बस सिर झुका के मार सह रहा था। गोल्डन फर वाला बीस्ट किंग कमर पे हाथ रखकर फिर बोला, और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, हर बात पर हाथ मत चला दिया करो। एल्डर्स तो खजाना होते हैं, प्यार से पेश आओ। बैंग नाम का बच्चा भी चिढ़ा हुआ लग रहा था। चलो अब हम तुम्हें एक सबक सिखाते हैं। फिर क्रैकलिंग साउंड्स आईं और वो बूढ़ा आदमी पूरा बर्फ में ढक गया। उसने एक्टिवेट किया 10,000 मिलीलीटर बर्फ और बर्फ के परतें सीधी आगे बढ़ी, एक बैरियर बना दिया। कुछ टीचर्स डर गए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज था, रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया, नीचे का हिस्सा भी जम गया। इतनी तकलीफ में हूं कि हिल भी नहीं सकता। मैजिक का रेंज बहुत बड़ा है। वोंग उड़ता हुआ ऊपर गया और बोला, टीचर किम लासू अभी भी उतने ही पावरफुल हैं, काबिले तारीफ। वाइस डीन ने एक जोरदार व्हर्लविंड एक्टिवेट किया और दोनों एल्डर्स पर हमला कर दिया। टीचर बैंग, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। ओल्ड बैंग बिजी था तो डंग ट्रंग आगे आया। फन भी चाहिए। ओल्ड बैंग बिजी है तो अब मैं हूं तेरा ओपोनेंट। एक्टिवेट सेक्रेड लाइट फोर्ट्रेस। जैसे ही व्हर्लविंड हमारे पास आया, डंग ट्रेंग ने एक ह्यूज बैरियर खड़ा कर दिया। फोंगू, मेरे डिफेंस को तोड़ने की कोशिश भी मत करना, थोफोंग ने गुस्से से कहा। यह बंदा 100 साल पहले का इंपॉर्टेंट फिगर है, असली लेजेंड है। इतना छोटा सा सेक्रेड लाइट फोर्ट्रेस भी इसको धीमा कर रहा है। वाइस डीन ने व्हर्लविंड को एक ड्रिल की तरह इस्तेमाल किया। अब क्रैकलिंग साउंड से साफ हो गया कि सेक्रेड लाइट फोर्ट्रेस टूटने ही वाला है। जुंगरंग ने सर हिलाया, बिना हाथ लगाए मेरी बैरियर तोड़ रहा है। टैलेंट 45 डीमन ट्रायल एकेडमी से थोंग उसका सक्सेसर है, डीमन स्पिरिट एकेडमी का डायरेक्टर, इकलौता जीनियस जो दोनों प्रकार की डिमोनिक को मास्टर कर चुका है। 45 की उम्र से पहले वाइस प्रेसिडेंट बना और 15 साल से उसी पोजीशन पर है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो बस होली लाइट दिखा रहा है, असली कल्टीवेशन बॉडी अब भी हिडन है। तुम तो दोनों प्रकार की डिमोनिक में टॉप लेवल तक पहुंच चुके हो। फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर अगर देख पाते तो बहुत खुश होते। कीशोंग बोला, मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। 100 साल पहले डीमन स्पिरिट एकेडमी में प्रोफेसर था। 5 साल पहले हमारे एकेडमी में पैराशूट से आया और सीधे सीनियर एल्डर गेस्ट बना। वो वाइस प्रेसिडेंट को बात भी पूरी नहीं करने दे रहा था कि यंग जंग चिढ़कर बोला, ज्यादा मत जानो, इतना जानना किसी यंग प्रोफेसर के लिए ठीक नहीं। फिर 2 पावरफुल एनर्जीज की टक्कर से भयंकर भूकंप और अफरा तफरी मच गई। टावर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ जिससे शियायून घबरा गई। टावर के अंदर क्या हो रहा है? वो अपने बेटे शियाओई को लेकर परेशान थी। शियाओई को कुछ हुआ तो नहीं? अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। अचानक शियाओ युआन की आंखें बदल गईं। एक आंख में इंटेंस हॉस्टिलिटी थी। शियाओ युआन को बेकाबू होता देख योंगजंग ने तुरंत रोक दिया। परेशान मत हो, ये जो मॉन्स्टर की चीख है वो दिखाती है कि तुम्हारा बेटा ठीक है। उल्टा उस मॉन्स्टर की अब खैर नहीं। शियाओ युआन थोड़ी शांत हो गई। शायद तुम सही कह रहे हो, दोनों एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं, मैं उनकी चीखें महसूस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आप सब पर भरोसा करती हूँ। शायद मैं शियाओई के साथ कुछ साल और रह सकूं। हाल ही में मेरी ताकत भी बेकाबू सी होने लगी है। दूर किसी और जगह कोई एक मिस्टीरियस दरवाजे के सामने खड़ी थी और अचानक वो सदर्न विल्डरनेस में खींच गई। अब स्पिरिट टावर के अंदर लूक के मुंह से झाग निकल रहा है, पीठ से खून बह रहा है। जिंदा है या मरा कोई नहीं जानता। शियाओई के साथ लम हाय खड़ी है, सांसें तेज चल रही हैं। लूक बुरी तरह घायल हो गया है गिरते पत्थरों से। अगर मैंने उसका पिग स्लॉटरिंग नाइफ न छुआ होता तो शायद वो उस मॉन्स्टर का खाना बन जाता। लम्हे भी एक पंख पर चोट खाकर दर्द में थी। अगर उस मॉन्स्टर ने हमें न ढूंढा होता तो ये तबाही नहीं मचती। शियाओई परेशान होकर टूटे हुए नाइफ को देखता है। डैड का फेवरेट चाकू था ये। अगर वापस आ गया धरती पर तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मॉन्स्टर की एक टांग शियाओई ने काट दी है। अभी टीम को उम्मीद है। शियाओई ने अपने एक हाथ में बिजली एक्टिवेट की और एक जोरदार पंच फेंका।
मॉन्स्टर मर गया उसी वक्त जब वो उड़ने वाला था। मरते वक्त एक आंख अब भी अपनी कटी हुई टांग को देख रही थी और बीच की उंगली दिखाकर गालियां दे रहा था। श्याओई हंसा। फ्रॉग्स भी अगले जन्म में मिडिल फिंगर दिखाना सीख जाते हैं। अबे, तेरा साइज और स्पीड मैच ही नहीं करता। हे जाइंट मॉन्स्टर, एक और पंच मारने दे। जस्ट वन पंच। समझ नहीं आता तू कैसे झेल जाता है। और तभी पानी हर जगह फैल गया, वाटर ग्राउंड पे बिखर गया। लिटिल श्याओई घुटनों तक डूब गया। उसने अपना रेज मोड एक्टिवेट कर दिया। बड़े हो जा थोड़ा, अभी बच्चा है तू। इतना बड़बड़ाने के बाद उसने नीचे देखा। पानी तेजी से चढ़ रहा था। मॉन्स्टर की कटी हुई टांगें अब इतनी स्लिपरी हो गई थीं कि अब उससे लड़ना नामुमकिन हो गया था। मुझे तैरना नहीं आता, श्याओई चिल्लाया। लाम हाई ने भी नर्वस होकर हंसी दबाई। उसे भी तैरना नहीं आता और पानी से बहुत डर लगता है। लूक तो पूरी तरह पानी में डूब गई थी। ये कितना घटिया है यार। अब कोई चारा नहीं बचा। श्याओई सोचता है और समन करता है एक इन्फ्लेटेबल पीला बत्तख डक। उसकी समनिंग एबिलिटी अभी बहुत कमजोर है। बोट तक समन नहीं कर सकता, लेकिन उस बत्तख के शरीर को पकड़कर वो एकदम बेबस लग रहा था। किस बेवकूफ ने इस डक के पीछे छेद बनाया था इतनी इमरजेंसी में? अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि बत्तख का मुंह कौन सा है और पिछवाड़ा कौन सा। यंग मैन ने होंठ भींचे और पूरी ताकत से फूंक मारी। पृथ्वी पर वापस गया तो इस डक की सॉसेज में फ्लोटीज भर दूंगा। डक इन्फ्लेट हो गया। अब सब थोड़े टाइम के लिए बच गए। पानी का लेवल इतना हाई है कि बताना मुश्किल है, लेकिन श्याओई को गट फीलिंग से खतरे का एहसास हो रहा है। वो चौंक गया। तभी अचानक मॉन्स्टर पानी से बाहर आया और जोर से दहाड़ा। उसी पल श्याओई की पावर एक्टिवेट हुई। सीधी मॉन्स्टर की तरफ बिजली जैसी एनर्जी गई। लम्हे ने देखा तो क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, तुम विंड मैजिक कैसे चला रहे हो? श्याओई ने जल्दी एक्सप्लेन किया। एक मेज की सोल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दूसरे एट्रीब्यूट्स की बेसिक मैजिक भी चला सकता है। वो ताकत उनके इनहेरेंट एट्रीब्यूट से नहीं आती। अब एक लड़का एक डक शेप्ड ड्रोन में उड़ रहा है। ये तो जेट यॉट जैसा लग रहा है। सामने एक छोटा प्लेटफॉर्म है। चलो पहले वहीं चलते हैं। पास जाकर देखा तो वो एक फ्रॉग शेप्ड टोटम पोल था। श्याओई और लम्हाई ने रस्सी खींचकर ऊपर चढ़ाई शुरू की। अंत में अब हम पानी नहीं पी रहे। श्याओई बोला था इस बार सेफ लग रहा है, लेकिन नीचे मॉन्स्टर अब भी ट्रबल कर रहा था। पिलर को काट रहा था, खींच रहा था। ऊपर अब झटके महसूस होने लगे। श्याओई को लग रहा था जैसे उसकी दादी ऊपर से देख रही हो। ये मॉन्स्टर कुछ समझदार है लगता है। सही पिलर को चुना है। अगर ये गिरा तो हम सब गए। पिलर अब एक तरफ झुकने लगा, गिरने ही वाला था। श्याओई चिल्लाया, कोई आइडिया सोचो फटाफट। पानी में हम फाइट नहीं कर सकते। हमें इस मॉन्स्टर को ऊपर लाना होगा, वरना चांस नहीं मिलेगा। लाम हाई का बैलेंस बिगड़ रहा था, गिरने ही वाली थी। श्याओई को एक आइडिया आया। गांव में हम बिजली वाली छड़ी से मछली पकड़ते थे ना। पानी में छड़ी डालो, छोटी मछली बेहोश, बड़ी बाहर कूद जाती है। अब भी यही करेंगे। मॉन्स्टर को इरिटेट करेंगे, वो खुद ऊपर कूदेगा। बस सही टाइम पर वार करना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमला किससे करें? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चाकू और पिग स्लॉटरिंग नाइफ दोनों टूट चुके हैं। अब आर्म टूल्स बेकार हैं। अचानक पानी के अंदर से क्रैकिंग साउंड आई। पिलर टूट गया। ओ माँ, तीनों का बैलेंस बिगड़ा। अब गिरने वाले हैं। फिर भी श्योकी ने कहा, कम ऑन, ज्यादा मत सोच, पहले मॉन्स्टर को बाहर आने दे। लाम हाई ने एक हाथ से खुद को रोके रखा। ये बड़ा भारी है। श्याओई ने अपना थंडर पावर एक्टिवेट किया। पूरा शरीर चमक रहा था। श्याओई सोचता है, मुझे कुछ चिल्लाना चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए, और उसने जोर से पानी में पंच मारा। पल भर में मॉन्स्टर स्टंड हो गया। वो पूरा ऊपर कूद गया। श्याओई जानता था बस यही मौका है। उसने पिछले एक्सपीरियंस से मॉन्स्टर की वीक स्पॉट का अंदाजा लगा लिया था। मॉन्स्टर की नाक पर चढ़कर श्याओई ने एक हाथ ऊपर किया। अब कुछ ऐसा समन करना है जिससे जान बच जाए। अचानक उसके हाथ में एक डिस्क आ गया, जिस पर एक सेक्सी वुमन बनी थी, मियां खलीफा की बहन जैसी। श्याओई घबरा गया। अरे ये वो लाइफ सेविंग आइटम नहीं था। लाम हाई ने देखा, प्यारी कमी से समझ लाल गई। हो। श्याओई ने मॉन्स्टर की नाक पर रेंगते हुए बोला, ये लिमिटेड एडिशन है, दोबारा नहीं मिलेगा। जान बचानी है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। गुड बाय मेरी जवानी, मियां खलीफा की बहन। आई विल लव यू फॉर एवर। उसने सीधा वो डिस्क मॉन्स्टर की आंख में घुसेड़ दी। धड़क। सिर्फ आवाज से ही दर्द का अंदाजा हो गया, लेकिन मौका निकलता जा रहा था। श्याओई ने अपना थंडर पावर एक्टिवेट किया। मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट डाला। जैसे ही मॉन्स्टर 2 हिस्सों में बंटा, श्याओई बेहोश होया। उसके मन में अब भी वो डिस्क वाली सेक्सी बेटी मियां खलीफा की बहन घूम रही थी। थोड़ा पछतावा भी था। लाम हाई नीचे आई, श्याओई को पकड़ लिया। उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा ताकत से बेहोश हुआ या फिर दिल का दर्द ज्यादा था। लम्हाई ने धीरे से श्याओई के गाल पर किस किया और बोला, थैंक्स फॉर सेविंग मी। श्याओई ने मन में सोचा, मियां खलीफा की बहन अब नहीं रही, वही लिमिटेड एडिशन डिस्क था। उधर टीचर्स और वाइस डीन अब भी जमकर लड़ रहे थे। तभी एक ब्लॉन्ड औरत आई, अब सब बंद करो। लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। माहौल अब भी टेंस था। अब वो औरत चिढ़ गई, मजे ले रहे हो सब, मुझ जैसी ग्रेट को इग्नोर करोगे?
पावर दिखानी पड़ेगी अब। तुरंत उसने फॉरबिडन डार्क मैजिक केज एक्टिवेट कर दी। सबके हाथ लॉक हो गए। ओह नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये सील मेरी मैजिक रोप से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वातोफोंग भी हिचकिचा रहा था। अब मेरे करंट एबिलिटीज से ये तोड़ना मुश्किल है। हेड डीन की मैजिक से कोई नहीं बच सकता। जुंगचंग गुस्से में चिल्लाया, ये औरत धोखा दे रही है। डीन थोड़ी देर में नॉर्मल इंसान बन गया। अब वो औरत चिल्लाई, तुम लोग ही चीट कर रहे हो, सुन नहीं रहे मेरी बात? हे आइस स्नेक, ज्यादा हिली तो तुझे भी सील कर दूंगी। स्नेक ने शक से देखा, कहीं मैंने इस दीदी को पहले देखा है। चीफ इंस्पेक्टर पहले भी ऐसी ही डरावनी थी। यंग जंग चिढ़कर बोला, ओ बुढ़िया, जल्दी छोड़ हमें, इंसानी जानें कीमती होती हैं। बुढ़िया? उस लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। तूने मुझे बूढ़ी बोला? योंग जोंग को थप्पड़ पड़ने के बाद योंग जोंग जवाब देता है, तुम खुद तो कौन कहती रहती हो कि मुझसे बड़ी हो, और मुझे तो याद है तुम मुझसे 1 साल बड़ी हो। लड़की अब भी गुस्से में है इस जिद्दी बुढ़े से। तुम दोनों बुढ़े भी? अगर इनका दिल इतना मजबूत है कि इनका दिमाग भी सीनाइल हो गया है तो समझ सकता हूं, पर तुम दोनों तो 100 साल से एकेडमी में हो और अभी तक रूल्स नहीं पता। अभी तक जो बुढ़े इतने दमदार लग रहे थे अब कैसे डरपोक बन गए? ऐसा तो नर्सिंग होम में बैठ बैठ के हो गया है, बाहर हड्डियां सीधी करने आए थे। लड़की बोली, हाँ, लगता है नर्सिंग होम में आराम देने का तुम्हारा फैसला गलत था। योंग जोंग फिर से अपने जज्बातों में आ जाता है। ओ बकजोदी वाली औरत, मजाक बंद कर। मेरा उपकार करने वाले का बेटा अभी उस कमबख्त टावर की पहली मंजिल पर है। जिंदा है या मरा कुछ नहीं पता, मुझे उसे बचाना ही होगा। ये सुनते ही लड़की का पारा फिर चढ़ गया। तू किसी को बूढ़ा और बकचोदी वाली कहता है? अगर मैं गलती से इस छोटे लोली में नहीं बदल गई होती तो अब तक मैं कोई सेलेक्टिव फेरी क्वीन बनके पानी बिजली दोनों में फुल पावर होती। योंग जोंग फिर भी आगे बढ़ता है। लड़की जब लोली में बदली थी तब वो ऐसे लगती थी जैसे स्टीम बन के अंदर पूरी चॉपस्टिक घुसी हो। तभी लड़की एम्प्टी मिरर दिखाती है। अब देखो, वो लोग अंदर पूरी तरह से सेफ हैं। आईना दिखाता है लाम हाई को श्याओई के गाल पर किस करते हुए। योंग जोंग गुस्से से फट पड़ता है, हरामी कहीं का, हम यहाँ जान की बाजी लगा रहे हैं और वो अंदर लव स्टोरी चला रहा है। कहाँ गया इंसाफ? वाइस दिन खुश है। इन तीनों बच्चों ने मेरी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया। शियाओ युआन को अपने बेटे पर गर्व है, बिल्कुल अपने बाप जैसा। लड़कियों में हिट। ब्लॉन्ड लड़की बोलती है, अब सबको दिख गया ना कि वो पूरी तरह से सेफ हैं और कोई असली खतरा नहीं है। और ये भी पता चला कि फर्स्ट फ्लोर से स्पिरिट एलिमेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहाँ तक कि डेमन लेवल 5 किंग भी उन्होंने ही हरा दिया है। लेकिन 30 दिन की डिटेंशन अब भी जरूरी है। रूल्स तो रूल्स हैं। कल मैं किसी को भेजूंगी जो उन्हें खाना पहुंचा देगा। शियाओ युआन खुश है, बस सेफ रहें, यही काफी है। थैंक यू यंगर सिस्टर। देखो, मेरी उम्र कुछ भी हो, मैं वाकई यंगर सिस्टर ही हूँ। इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास आ गई, अब तो अकेडमी में चैन नहीं बचेगा। स्पिरिट वर्ल्ड टावर में दूसरी ओर शियाओई उड़ता है। वाह, क्या नींद आई यार, लगा जैसे किसी बहुत सॉफ्ट चीज पर सो रहा हूं। आंखें खोलता है, लम्हाई की गोद में लेता है, चौंक जाता है। अरे ये क्या हो गया? पानी कहाँ गया? हम तो डूबने ही वाले थे। इतने पास से लम्हाई का चेहरा लाल पड़ गया, बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर में सब क्लियर होता है। जैसे ही मॉन्स्टर मरा, पानी भी गायब हो गया। शियाओई सख्त चेहरा बनाकर बोलता है, हाँ, पानी की एलिमेंटल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। मॉन्स्टर मर गया तो वो भी लौट गया। तभी लुक खुश होकर जाइंट हाइक पकड़े बोला, स्मेल सो गुड। इस हेल टावर में ग्रिल्ड मॉन्स्टर मीट से बढ़कर क्या होगा? अचानक एक अजीब आवाज गूंजी, किड्स, ऑसम जॉब, तुमने फ्रॉग गोस्ट को भी हरा दिया। अब अगले फ्लोर पर आओ और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी पावर्स बूस्ट करूंगा। तीनों चौकन्ने होकर चारों तरफ देखने लगे। शिया गुस्से में बुदबुदाया, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आ, छिपने की जरूरत नहीं। आवाज फिर गूंजी, प्राइमल वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। पावर, मनी, डिजायर, सब स्ट्रेंथ के कंट्रोल में। क्या तुम यह चाहते हो? शिया ने तुरंत समझ लिया, ये डीमन स्पिरिट उनकी सोल पर वार कर रहा है। उसने लुम्हाई और ल्यूक को टोका, मत सुनना इसे। लेकिन डीमन स्पिरिट ने दोनों को डेज्ड कर दिया। उनकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे ब्रेन वॉश हो गए हों। शिया मन ही मन बोला, लगता है अगला मॉन्स्टर सील में है, पर इसकी आवाज सील तोड़कर बाहर पहुंच रही है। ऊपर का क्रीचर कोई बहुत बड़ा डीमन होगा। ऐसे चलेगा तो दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। फिर उसने गहरी सांस लेकर जोर से आवाज लगाई, ओ ऊपर वाला बूढ़ा डीमन, सुन ले और फंड क्रीचर, तू बहुत बड़ा बोल रहा है। पिछले जन्म में तेरे अच्छे काम इतने रहे होंगे कि इस जन्म में तू मेरा बच्चा बना। सच कहूं तो अभी पापा जब अपना टोनेल खुजा रहे थे तो उसी के क्रैक से तुझे निकाला। बचपन में तुझे प्यार नहीं मिला, बड़े होकर कैल्शियम नहीं मिला। अब आधी रात की तन्हाई में तू खुद को खाली, अकेला और ठंडा महसूस करता है ना? कभी सोचा क्यों कोई तुझसे प्यार नहीं करता? शायद इसीलिए कि तू बहुत सालों से बंद पड़ा है। तेरी जेंडर ओरिएंटेशन भी बदल गई है। अकेला रहता है, इल्यूजन्स में जीता है, नींद खराब, ड्रीम्स बहुत, अंदर से हेल्पलेस, ऊपर से किडनी इश्यूज। ये सुनकर डीमन स्पिरिट की गूंजती हुई हंसी लौट आई। वो डीमन बड़बड़ाया, मेरी किडनीज बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, तू कुत्ते की औलाद।
और तू क्यों ईविल स्पिरिट से प्रभावित नहीं हुआ? डैम इट, अब रुकने का टाइम नहीं है। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, पर जैसे ही होश में आऊंगा फिर मिलते हैं। ल्यूक पसीने पसीने होकर सोचता है, ये अब भी क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया। वो आवाज इतनी हिप्नोटिक थी। शिया ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। अभी की बिजली और उस ईविल स्पिरिट की हंसी, ये हंस भी किस बात पर रहा है? सूखी खोखली हंसी, जैसे कोई भूत हंस रहा हो। फिर उसने ताना मारा, ए बंदर, तू तो बस पिंजरे में कैद एक पैथेटिक चिड़िया है, और ऊपर से हम इनोसेंट किड्स को भी डिसीव करना चाहता है। तुरंत ही डीमन स्पिरिट गरजा, बच्चे तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है, अब अपने पनिशमेंट का इंतजार करो। ल्यूक की आंखें फट गईं। शिया, तूने उससे क्या कह दिया? ये तो स्पिरिट्स का टावर है, यहाँ सिर्फ सैवेज और पावरफुल ओरिजिनल स्पिरिट्स कैद हैं। अगर हमने इन्हें ऑफेंड कर दिया तो बचेंगे नहीं। पर शिया बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोला, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं, वो सिली स्टोरीज जो बच्चों को बेवकूफ बनाती हैं। ये स्पिरिट भी बस ज्यादा देर बंद रहने से पगला गई है, हमें इस्तेमाल करके बाहर भागना चाहती है। स्पीकिंग ऑफ कॉमिक्स, मुझे एक स्टोरी याद आई, सेव द वर्ल्ड वाली। स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो इस आवाज से कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं सही हूं ना? इस बार डीमन स्पिरिट चुप हो गया। बाकी दोनों सोच में पड़ गए। इतनी शांति क्यों? कहीं ये मर तो नहीं गया? लामहाय ने सोचा, शायद ये भाग चुका है। शिया चिकन की जांघ चबाते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं। मैंने उसे डांटा तो वो बच्चे की तरह भाग गया, वरना अगर ये सच में बाहर निकल सकता तो हम कब के मर चुके होते। अब तो ये हमसे बात करना भी नहीं चाहता। ये सुनकर लामहाई ने हल्के से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है, लगता है हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ल्यूक भी सहमत हुआ, शायद यही सच है, लेकिन मैं नहीं चाहता हम शिया जैसी गलती करें। बस उस पर भरोसा मत करो। बस उसने सबको इकट्ठा किया, बड़ा मॉन्स्टर तो हराया, लेकिन पता नहीं आगे क्या आएगा। चलो सब मिलकर बैठते हैं और अडेप्ट करते हैं। तीनों बच्चे पत्थर के स्तंभ से टिक कर बैठ गए। लामहाई थोड़ा चिंतित दिखी। चलो थोड़ी बातचीत कर लें, बहुत शांति है, डर लग रहा है। फिर लड़की ने शिया से पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? हाउ ओल्ड आर यू? वो हिप हॉप स्टाइल में हाथ उठाकर मुस्कुराया, लगभग 6 साल का। ये सुनकर लुम्हेई हंसी दबा न सकी और बोली, मतलब मुझसे छोटे हो। ल्यूक, तुम्हें देखकर लगता है तुम 20 के हो, पर गेस करूं तो 22। ल्यूक कंफ्यूज होकर बोला, मैं तो 10 साल का हूं। एंसेस्टर्स की सीक्रेट टेक्निक्स की वजह से जल्दी सीख पाया। मेरी वाइटैलिटी स्ट्रांग है, वरना मेरे जैसे पुअर इंसान ने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एग्जाम में फर्स्ट कैसे लिया होता? लुम्हाई ने धीरे से अपना परिचय दिया, मैं 6 साल की हूँ, रेयर स्पीसीज मानी जाती हूँ। मेरी माँ इंसान है, पिता बीस्ट क्लैन से। बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गईं, किलिंग इंटेंट फैल गई, आवाज भारी हो गई। मेरी लाइफ का सिर्फ एक सपना है, उस आदमी को खुद मारना। यह सुनकर दोनों लड़के कांप गए और जल्दी से टॉपिक बदलने लगे। शिया मुस्कुराया, सिर खुजाते हुए बोला, मेरी विश सिंपल है। फिर आसमान की ओर देखा। शिया को याद आते हैं वो गंदे फ्लाइंग फिगर्स, वो चीप हॉट स्टोरीज और वो बेवकूफ़ी भरी मूवीज। लेकिन फिर वो शिया ने फैमिली याद की। पता नहीं अर्थ पर मेरे माँ बाप कैसे होंगे? क्या उन्हें अपने खोए हुए बच्चे की याद है? क्या मैं वापस जा सकता हूँ? अचानक उसे याद आया, हाँ, समन द डायरी ऑफ द सन एंड मून। लुम्हाई चौंकी, वो फिर से वही अजीब समनिंग मैजिक। ल्यूक ने आह भरी। शियाकू ने नोटबुक खोला, मैं इस दुनिया की जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि जब अर्थ लौटूं तो अपनी माँ को बता सकूं। उसने लिखा, आज स्कूल टॉवर में 2 क्लासमेट्स, एक लड़का एक लड़की के साथ बहुत से छोटे फ्रॉग साफ किए। तुम्हारा बेटा यहाँ बहुत अच्छा जी रहा है, अच्छा खा रहा है, और उसे नई लविंग माँ मिली है। वो सिर्फ 5 साल का है, शादी की जल्दी मत करना। उसकी क्लासमेट भी अभी 6 साल की है। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और बुदबुदाया, अधिक नहीं। इस पन्ने पर उसकी अर्थ वाली माँ का मैसेज था। उसकी माँ ने लिखा था, बेटा तुम्हें गए 5 साल हो गए, माँ का दिल टूटा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे डेस्क की सारी फिगर्स जला दी। पहले मैं तुम्हें खेलने नहीं देती थी, वो मेरी गलती थी। अब हर साल तुम्हारे मेमोरियल डे 12 जुलाई पर मैं तुम्हारे लिए नई फिगर्स जलाऊंगी। इस साल मैंने फिगरों और कार्डों को जला दिया। आज सफाई करते समय तुम्हारी डायरी मिली तो कुछ लाइनें लिखने से खुद को रोक ना पाई। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये दिल को छू लेने वाले शब्द पढ़कर शिया का दिल पत्थर की तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पूरा जिस्म जड़ हो गया, जैसे बिजली गिर गई हो। फिगुरो हर साल जलता रहा। कार्डोहेल यह देखकर भावुक हो गए। शिया कितना सेंटिमेंटल इंसान है। जितना ज्यादा वो डायरी में लिखता है उतना ही सफर करता है, हार्ट ब्रोकन और होपलेस। उसे फैमिली बॉन्ड्स की बहुत कीमत है। वो लड़की घबराकर पूछती है, शिया तुम ठीक तो हो? पर वो यूं लग रहा था जैसे उसकी सोल शरीर छोड़ चुकी हो। बुदबुदाया, मेरी वाइब्स अब भी कम हैं। मियाँ खलीफा, दानी डेनियल्स, आई मिस यू। समय उड़ता गया और डैमनेशन टावर का 29वां दिन आ पहुंचा। शिया उत्साहित था, कल के बाद हम फाइनली फ्री होंगे। चलो आज जल्दी रेस्ट करते हैं। हाँ शिया, आज रात फिर मेरे पास सो जाओ थोड़ी देर और। डोंट वरी, मैं कोई ट्रबल नहीं करूंगा, ना ही मूव करूंगा, बस रूल्स फॉलो करेंगे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ।
जब तीनों सो रहे थे, शियाकुई सोच रहा था, ल्यूक, तू क्यों चुपके से मेरी तरफ घुस आया? मेरी फेस पर सांसें फूंक रहा है। ओ माय गॉड, तेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं? अब पीठ फेरूं या सामने देखूं? डैम, कितना अनकंफर्टेबल है। अचानक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे से चरमराहट हुई। एक डेविलिश हाथ दरार से बाहर निकला। अंधेरी परछाई प्रकट हुई। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम छोटे कमीने, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। 20 दिन से खान और पावर जल रही है। बड़ी मुश्किल से ऊपर की सील से कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस बचाकर निकला हूं। अब तुम सब बर्बाद हो। धीरे धीरे तुम्हें पनिश करूंगा। वो परछाई तेजी से बाहर आई और बोली, तुम बच्चे मेरे स्लेव्स बनोगे। बी प्राउड ऑफ दैट। ईविल एनर्जी लगातार स्पिरिट पगोडा के अंदर बह रही थी। बच्चों की नींद के बीच ये डार्क एनर्जी उनके दिमाग में चुपचाप घुस गई। शाओई ने सांस खींची और कहा। ल्यूक बिल्कुल खाली खड़ा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो दुष्ट स्पिरिट धीरे से शाओई की कॉन्शियसनेस में घुस गया और बोला, ये बच्चा सपने देख रहा है। पहले इसी के साथ खेलूंगा, इसे खुश करूंगा। सपने में शियाओई बड़ा हो गया था। उसके हाथ में पेंट ब्रश था। वो मुस्कुराकर स्टूडेंट्स से बोला, आज हम ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करना सीखेंगे। ध्यान दो और सुनो। फिर उसने किसी लड़की की ओर मुड़कर कहा, बी माई फीमेल असिस्टेंट एक्स। तुम्हारा फिगर परफेक्ट है ह्यूमन बॉडी सिखाने के लिए। वो शर्मा कर बोली, टीचर, आप बहुत मीन हो। मुझे मॉडल बना रहे हो? कोई मैनेकिन नहीं खरीद सकते? शाओई ने सिर खुजाया, लाल पड़ गया। पुअर नहीं हूं, बस अफोर्ड नहीं कर सकता। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। बाद में जब और स्टूडेंट्स एनरोल होंगे तो मैनेकिन खरीद लूंगा। उसने हाथ हिलाकर कहा, चलो अब स्टूडेंट्स को क्लास शुरू करनी चाहिए। उनका प्रेशियस स्टडी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। असिस्टेंट ने हाथ बांधकर झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, काफी बोल लिया। खिड़की के बाहर आर्ट क्लास के स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे। अंधेरी परछाई यानी टैटोन, जो टावर में ट्रैप्ड था, हाथ बांधकर बोला, मैंने 6 प्रेमोडियल रेल्म्स में भटक लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। ये ड्रीम वर्ल्ड इतना रियल क्यों लग रहा है? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता। शायद इसलिए मैंने 20 दिनों की प्राइमल एनर्जी खर्च करके ये छोटा बॉडी बनाया। ये बच्चा बहुत सीक्रेट्स छुपाए हुए है। शायद किसी लेजेंड का रीइंकारनेटेड इंसान है। सपने के अंदर शिया बोर्ड पर झुका था और असिस्टेंट दीवार से टिक कर खड़ी थी। उसने हाथ हिलाकर रोका, टीचर, ऐसे मत करो। जमैट ने असिस्टेंट एक्स से आभारी होकर कहा, थैंक्स फॉर मॉडलिंग फॉर मी। कैसे रीपे करूं? चाहो तो अपना बॉडी ऑफर कर दूं। शियाकू शर्मा गया। उसकी नाक बहने लगी। गाल दबाकर बोला, मैं सपना देख रहा हूं क्या? शायद नहीं, थोड़ा तो दर्द हो रहा है। हकीकत में वो लड़की लुम्हाई थी। पता नहीं उसने क्या सपना देखा। बस रोते हुए बोली, डैड, डोंट गो, मुझे अकेला मत छोड़ो। तभी वो दुष्ट स्वर फिर गूंजा, तेरे सपनों में बहुत मजे हो रहे हैं ना? जब से पैदा हुआ हूं किसी ने इतनी हार्शली स्कोल्ड नहीं किया। अब देखता हूं तुझे कैसे संभालता हूं। वो शियाओई के ड्रीम असिस्टेंट के शरीर में मर्ज हो गया। बोला, चलो अब मैं गर्ल बनकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। तू अभी भी अनजान है। फ्लर्टिंग करता रह, शर्म मत कर। पोजेशन पूरा हो चुका था। टेटन ने अपने होंठ चाटे, चेहरे पर मलिशियस ग्रिन और मर्डरस इंटेंट। फिर उसने धक्का देकर कहा, ऐसे मत करो टीचर, नीचे बहुत स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है, ये कमीना, अगली बार तुझे ऐसा फील कराऊंगा जैसे हेवन में है। शिया फेक स्मार्ट बनने की एक्टिंग करता है। स्टूडेंट्स तो निकल चुके हैं, अब बस हम दोनों ही रह गए हैं। वो लड़की सोचती है, आज मैं इतनी बोल्ड क्यों हूं, जैसे ड्रीम में हूं और अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हूं। टीटो टीजिंग जारी रखता है। ऑल राइट देन, कम हियर टीचर। फिर वो अपना हाथ पीछे खींचकर एक खतरनाक मुस्कान देता है। पंजे झपटती है। अगले ही पल टाओ के हाथ शिया के चेस्ट को पकड़ लेते हैं। वो खींचती है और बोलती है, लिटिल वन, एंजॉय दिस मूव। अब तुझे प्राउड होना चाहिए। शियोकी उस पल कहता है, मुझे सच में थोड़ी सी प्लेजर और एक्साइटमेंट फील हो रही है। वो लड़की शौक में अपने स्वोलन आईज को छूते हुए कहती है, वेट, मैं किस तरह का डीमन बन रही हूँ? शिया चिल्लाता है, डेमन, ये ओटाकू का कोई डॉग होगा। निकल यहाँ से, लीव मी अलोन। इविल लॉर्ड सपने से बाहर उड़ते हुए बड़बड़ाता है, भले ही यह सिर्फ एक सपना हो, मैं इस बच्चे को सच में हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा रिवेंज तो बनता है। वो सोचता है, ज्यादा टाइम नहीं है, मेन टास्क अर्जेंट है। जल्दी सीड्स बोने होंगे, नॉलेज इंस्टिल करनी होगी इस बच्चे के दिमाग में। ये किड ऑलरेडी बहुत नॉलेज रखता है। इसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है। तभी तो पिछली बार ये डेमोनिक ओरा से हिप्नोटाइज नहीं हुआ। फिर उसे क्रिस्टल स्टोन दिखता है और वो खुश होकर कहता है, बड़ा मौका। ये स्पिरिट क्रिस्टल है, किसी टॉप टियर कैरेक्टर की सोल जिसने री इनकारनेशन छोड़ा था। सिंपल नहीं है, पावरफुल फिगर ने इसे फेवर किया है, बट नाउ ये जाते का है। मिस्ट्री सोल मुंह खोलकर स्पिरिट क्रिस्टल निगलने ही वाला था। बड़बड़ाता है, इसे पूरा निगल जाओ, शायद मैं किसी दिन कॉस्मिक लेवल का प्राणी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने निगला, क्रिस्टल तेजी से गोल्डन लाइट छोड़ने लगा जो डार्क ओरा से टकरा गया। ईविल लॉर्ड चिल्लाया, व्हाट्स हैपनिंग? उसके मुंह और आंखों से व्हाइट लाइट निकलने लगी। एक सेकंड बाद वो लाइट 2 मैजिक सर्कल्स में उसे बांध देती है। वो दर्द से चीखा। तभी शिया का रूप हुंगवा में सामने आया। वो मुस्कुराई और बोला, तो तू डीमन है? मेरी कॉन्शियसनेस में आने की हिम्मत कैसे हुई?
अभी अभी तूने मेरा ब्यूटीफुल ड्रीम तोड़ा है ना। शिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, वेन्स उभर आईं। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मुझे इतना ब्यूटीफुल ड्रीम मिला था और तूने हिम्मत की उसे रुइन करने की। उसने अपनी उंगली उठाई और टॉर्चर टूल्स पीछे प्रकट हो गए। उसने फर्मली कहा, ये मेरा सी ऑफ नॉलेज है, मेरा वर्ल्ड, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। जैसे ही शिया ने कहा, नेकलेस की चेन हवा में घूमकर इविल लॉर्ड को बांध देती है। एक स्पाइक्ड लेदर रिंग भी उड़कर उसके गले में फंस जाता है। इविल लॉर्ड घबराकर चिल्लाया, डैम ब्रैट, ये क्या है? मैं डीमन लॉर्ड हूँ। शिया चुपचाप 10 ग्रेट इविल स्पिरिट्स में से एक ड्ले समन करता है और उसी से उस सोल के चेहरे पर स्लैप पड़वाता है। वो गुस्से से बोला, डैम डीमन, तेरा बॉडी तो प्रॉपरली संभला भी नहीं और तू मेरे बॉडी में घुसने आया। शिया स्नीयर करते हुए पूछता है, तो अब तुझे कैसे एड्रेस करूं? टोस्ट लॉर्ड? टोस्ट लॉर्ड दर्द में कराहता है, तू छोटा कमीना, धीरे से बात कर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, शाओई बार बार ड्ले से उसे स्लैप करवाता है। क्या आप अभी भी ताओइस्ट लॉर्ड हैं? और फिर स्लैप पर स्लैप। वो चिल्लाता है, मेरी परमिशन के बिना घुसाया, मैं आप पर हैरेसमेंट का मुकदमा कर सकता हूँ। ताओइस्ट लॉर्ड। स्लैप्स की आवाज गूंजती। उसका चेहरा सूज चुका था लेकिन जुबान हटीली बनी रही। मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ। मैं डार्क एलिमेंटल स्पिरिट्स का किंग हूँ, ताओइस्ट लॉर्ड। उस समय मैंने 6 प्राइमल ओरिजिन्स को पनिश करने का फैसला किया था। तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी पैदा नहीं हुए थे और तूने मुझे सील कर दिया। अगर इतना ब्रेव है तो मुझे रिलीज कर, 1-on-1 फाइट कर। शिया ने तीखे लहजे में पूछा, तू खुद को एंसेस्टर समझता है? अब मैं तेरा रियल ग्रैंड अंकल हूँ। बता, मेरे बॉडी में घुसकर क्या कर रहा था? एक जोरदार ब्लो से टॉइस्ट लॉर्ड लड़खड़ा गया। उसने टोन बदल दी, मैं आपकी इन्नेट टैलेंट से चकित हूँ। मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, माई गुड अप्रेंटिस। ये सुनकर शिया ने आंखें बंद की, अपना स्लिपर उठाकर उसके चेहरे के पास लाया और बोला, तुझे अब भी कॉफिन भी नहीं दिखी? रोने को तैयार हो जा। एक सेकंड बाद डार्क स्पिरिट सोल के चेहरे पर लगातार 10 स्लैप्स पड़े और वो चक्कर में पड़ गया। शिया उसके पास जाकर उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, तू सोचता है मैं बस 5 साल का बच्चा हूँ? फिर गुस्से से बोली, यहां तक कि क्रिएटर ने भी मुझे देखा है और तू सोचता है कि मैं तेरे जैसे डार्क सील्ड किंग को मास्टर मान लूंगा? उसने स्लिपर हवा में उठाकर धमकाया, अब जल्दी बता, इतने साल टॉर्चर खाने के बाद भी तू मेरे बॉडी में घुसने आया किस लिए? शिया ने डांटा। ताओइस्ट लॉर्ड थोड़ी देर हिचकिचाया, मन ही मन बड़बड़ाया, ये छोटा कमीना इजी टू फूल नहीं है। अगर साफ बोल दूं तो शायद और शर्मिंदगी से बच जाऊं। फिर अचानक जोर से चिल्लाया, मैं बदला लेने आया हूं। मैं अपनी कॉन्शियसनेस का सीड तेरे दिमाग में बो दूंगा, बाद में वही सीड ग्रो होकर तुझे निगल जाएगा। इस तरह मैं भी अपनी कैद से निकल जाऊंगा। शिया पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, तू हमें निगलना चाहता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी नॉलेज में क्रिएटर का छोड़ा हुआ ट्रिक भी होगा। हाँ, तू तो बस लालच का सिंबल है। सांप हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ताओइस्ट लॉर्ड डर से कांप गया और पूछा, उस गंदी हैंड से क्या करने वाला है तू? शिया ने ईविल मुस्कान दी और ताना मारा, तू पहले ही सील हो चुका है ना, तो फिर अपना छोटा सा हिस्सा कैसे निकालकर मेरी कॉन्शियसनेस में घुसाया? वो बोला, ये सील हजारों साल पुराना है। डिवाइन सील अब वीक हो चुका है। हजारों साल से कोई भी इसे रीइंफोर्स करने नहीं आया। शायद वो डिमन टेस्ट औरत मर गई, इसलिए कोई सीलिंग रून्स का मंत्र नहीं जानता। शिया ने ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, नो वंडर तू इतना हरामी निकला। तभी तो तू अपना हिस्सा अलग करके मेरी नॉलेज सी में घुस पाया। चल अब हिसाब बराबर करते हैं। वो घबराया। ताओइस्ट लॉर्ड ने उसे स्लैप किया और बोला, अभी तू मेरी कटिंग बोर्ड पर रखी फिश है। क्रिएटर की कल्टीवेशन मेथड में मैंने एक फॉरबिडन स्पेल खोजा है जो एलिमेंटल स्पिरिट्स की सोल्स अब्जॉर्ब कर सकता है। तू मेरी एक्सपेरिमेंट बन सकती है। खतरे को समझते ही उसने एटीट्यूड बदल लिया और उसके पैर पकड़कर मिन्नतें करने लगा, माई बिलवेड लिटिल गर्ल, मेरा बॉडी आदि प्राइमोडियल पावर खर्च करके ही इस रूप में आया है। प्लीज फॉरगिव मी इविल एंसेस्टर। मैं क्यूट एक्ट करूंगा, आंखों में शाइन लाऊंगा, मान जाना। शिया मुस्कान के साथ बोला, चल छोड़ दे, इसे मेरा एलिमेंटल स्पिरिट बना लेते हैं। भले वीक हो, टावर के टॉप पर कैद रहना काफी होगा। इविल एंसेस्टर गुस्से से गुर्राया, ड्रीम ऑन, मैं क्योस से पैदा हुआ डार्क सोल हूं, बचपन से किसी के कंट्रोल में नहीं आया। चाहे मुझे मार भी डालो, मैं किसी और का एलिमेंटल स्पिरिट नहीं बनूंगा। ये सुनकर शिया का चेहरा काला पड़ गया। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं तुझे अब्जॉर्ब करके अपनी सोल का नरिशमेंट बना लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तो सोचा था तेरे साथ 25 साल का इक्वल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और तुझे डॉन लेवल की बॉटलनेक तोड़ने का ट्रिक दूंगा, लेकिन अब फॉरगेट इट, मर जा, तू कचरा है। इविल एंसेस्टर के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स भर गए। वो जल्दी से बोला, वेट, तूने कहा डॉन लेवल ब्रेक थ्रू का ट्रिक है और 25 साल का इक्वल कॉन्ट्रैक्ट? उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। चेहरे पर खुशी आई और ईगरली बोला, मैं डिवाइन बाउंड्री पर फंसा हूं कई सालों से, ब्रेक थ्रू का रास्ता नहीं मिल रहा और 25 साल तो मेरे जैसे इमोर्टल के लिए पलक झपकने जैसा है। असली की तो डॉन लेवल पर पहुंचकर उससे मिलने में है। वो रुका, कुछ याद करते हुए पूछा, रुक जा छोटे, क्या तेरे फिजिक में डार्क एट्रीब्यूट भी है? शिया ने सिर खुजाते हुए मासूमियत से कहा, डार्क एट्रीब्यूट?
मुझे मार्शल आर्ट्स तकनीकें तो बहुत आती हैं, लेकिन नॉलेज वाइज मैं इस दुनिया में 5 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं। टॉइस्ट लॉर्ड ने आह भरी। स्पॉइल्ड ब्रैट। टेक्निक्स तो जानता है, पर लाइफ एंजॉय करना नहीं। अलग एट्रीब्यूट वाले एलिमेंटल स्पिरिट से कंट्रैक्ट करने पर डिस्कॉर्ड होता है और दोनों पर असर पड़ता है। अब बस अपना हाथ मेरे सिर पर रख। लड़का उसकी बात मान गया। क्या ऐसा ही है? ताओइस्ट लॉर्ड थोड़ा शर्मिंदा सा बोला। बस इतना ही, पर तेरे हाथ से मुझे वही कंफर्ट फील हो रहा है जैसे उस इंसान से। अचानक डीमन लॉर्ड ने हॉरर से सांस खींची। मैं तुम्हें नीची नजर से देखता था। तेरे अंदर मिक्स्ड फिजिक है, लाइट, डार्कनेस और थंडर एक साथ। नॉर्मल लोग सिर्फ एक एट्रीब्यूट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन तू अलग अलग एलिमेंटल स्पिरिट्स से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 3 एट्रीब्यूट्स का मतलब है 3 स्पिरिट्स एक साथ। लेकिन तेरी लाइट एट्रीब्यूट बहुत हिडन है, उसे बिना सीक्रेट मेथड के सेंस करना मुश्किल है। शिया ने याद किया। वाइस्टीन ने कहा था मेरे पास लाइटनिंग एट्रीब्यूट है, फिर ये लाइट एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया? और डार्कनेस? डीमन लॉर्ड ने जवाब दिया, शायद किसी मास्टर ने सीक्रेटली हेल्प किया हो। लेकिन मैं कौन हूं? मुझसे ये ट्रिक्स नहीं छुप सकते। सिर्फ लाइट या डार्कनेस होना कॉमन है, लेकिन दोनों होना इन्फिनिट ग्रोथ पोटेंशियल देता है। अभी तू नहीं समझ रहा, ये बस चांस और कॉन्सिडेंस है कि मुझे पता चल गया। शिया ने याद करते हुए कहा। सही कहा तूने। वाइस डीन की स्पिरिट एनर्जी तोड़ते समय मैंने उस पर एक शैडो देखी थी, शायद डार्क एलिमेंट स्टिमुलेट हुआ होगा। डीमन लॉर्ड हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, सच में स्वर्ग की सजा पाने वाला छोटा शैतान। कॉन्ट्रैक्ट करके भी मेरी रेपुटेशन डीमन लॉर्ड वाली गंदी नहीं होगी। फिर शिया उसके पास बैठा, पर्पल सर्कल बनाया और बोला, ऑल राइट, नो मोर नॉनसेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। दोनों ने हाथ बढ़ाया और बोले, मैं शिया फ्रॉम यूए। आज डेमन लॉर्ड इग्याल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अगले 25 सालों तक गुड या बैड, प्रोस्पेरिटी या हार्डशिप, हेल्थ और सिकनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस, हर हालत में एक दूसरे को प्रोटेक्ट और लव करेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए। ईविल एंसेस्टर ने मन ही मन सोचा, कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग तो बहुत डिस्गस्टिंग है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल टूल्स हटे, डीमन लॉर्ड ने खुशी से अपनी असली फॉर्म दिखाई। मैजिक सर्कल के ऊपर एक डार्क स्फीयर उभरा और अंदर से आवाज आई, लिटिल ब्रैट, अपनी शक्ल से मुझे डराने की कोशिश मत करना, ओके? ग्रेट लॉर्ड वही डार्क वुल्फ गॉड है, इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस। ये सुनकर सबके होश उड़ गए और कोई कांपते हुए पूछ बैठा, क्या ये वुल्फ गॉड है या फिर कोई डीमन टाइप चीज, या फिर तुम्हारा रूप तो झूठा इल्यूजन है? उसी पल हाइयो एक सफेद हड्डियों की परत में बदल गया और अंदर से ऐसी डरावनी आवाज निकली कि सबका दिल दहल जाए। तुम जैसे मॉर्टल्स मेरी आवाज सह भी कैसे सकते हो? देखो, टेटन की परछाई उभर रही है। वो आगे बोलता गया, मैं टेटन की विल से बोल रहा हूँ, डर मेरे पावरफुल और हैंडसम रूप से। जैसे ही असली रूप सामने आया, शिया की आंखें फटी रह गईं और वो चिल्ला पड़ा, हस्की। सामने काला सफेद 2 रंग का कुत्ता था, सामने के पंजे में सुनहरी रिंग, पूंछ हिलाता हुआ। टाटन का रूप अब एक डॉग जैसा दिखा, चेहरे पर 10 निशान, गर्दन में लाल कपड़ा बंधा हुआ। ये कैसा स्कैम है? ब्लैक वुल्फ गॉड कहाँ? साफ साफ दिख रहा है ये प्यूरेब्रेड हस्की है मेरी दुनिया का। हस्कीज मूर्ख देवता होते हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं। वो गंभीर आवाज में बोला, ये हीरो वाला अपीयरेंस मैंने खुद व्हाइट वुल्फ गॉडेस के लिए बनाया था। पूरे ग्रेट वाटर कॉन्टिनेंट में मेरे जैसा कोई नहीं, मैं यूनिक हूं इस दुनिया में। ये सुन शिया थोड़ा स्टंड रह गया और पूछा, मुझे याद है क्रिएटर मुझे यहाँ लाई थी, उसका नाम था हाई। हाँ, एक हाइब्रिड बीस्ट भी था, लिन ही जैसा। तुम ही तो नहीं? फिर उसे याद आया, अर्थ असल में तो डेड प्लेनेट था, वहां लाइफ ही नहीं थी। वो बोला, मैंने वर्ल्ड्स हार्ट से वहां लाइफ बनाई थी। मैं ही तुम्हारी रेस का प्रिमोडियल गॉड हूं, मगर ह्यूमंस ने कभी वैल्यू नहीं दी। ऊपर से पोल्यूशन से मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। अपोक्लिप्स तो होना ही था। मेरा नाम हाई है। जब मैं ग्रेट वाटर कॉन्टिनेंट आया, तब मैंने तुमसे एक फ्रेजाइल हाइब्रिड स्पीसीज का ध्यान रखने को कहा था। ये मत समझना कि मुझे परवाह नहीं, बस मैं लौट नहीं सकता। शव अपने हाथों में टेटन को पकड़कर बुदबुदाया, तो क्या तुम भी क्रिएटर के दोस्त हो? और जब उसने अर्थ बनाया था तो तुम्हारी इमेज लेकर हस्की को डिजाइन किया। वो बोला, नहीं, मैं कोई अलग स्पीसीज नहीं, मैं प्योर ब्लैक वुल्फ गॉड हूं। लेकिन गॉडेस हाई को भूल नहीं पाया। शायद उसी लॉन्गिंग को कम करने के लिए उसने हस्की बनाया हो। बहुत समय पहले एक ब्लैक वुल्फ गॉड था, जिसकी बीस्ट एट्रीब्यूट एलिमेंट था 2 डार्क, इसलिए ह्यूमंस उसे ईविल स्पिरिट मानते थे। इंसानों और ब्लैक वुल्फ गॉड की दुश्मनी सदियों से चली आ रही थी। वो सर्वाइवल की कोशिश में कोल्ड ब्लडेड बन गया, जो भी मिला मार डाला, जख्मों से लथपथ होकर भी जीता रहा। लेकिन एक दिन जब वो बुरी तरह कमजोर पड़ा, सांसें टूटने लगीं, तब उसे लगा कि अब इस दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं बचा। तभी गॉडेस हाई सामने आई और पूछा, क्या हुआ लिटिल डॉग? उसने पावरफुल मैजिक से उसकी जान बचाई और कहा, अगली बार अगर अनलकी हुए तो शायद मैं बचा ना पाऊं। ये कपड़ा लो, दूसरों से मत लड़ो। तुम डार्क हो, इसलिए सब तुम्हें ईविल समझते हैं। तुम होली स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुके हो, अब अपना रूप बदल सकते हो। थोड़ा सफेद जोड़ो, क्यूट लगोगे। लोग क्यूट एनिमल्स ज्यादा पसंद करते हैं। शिया नाराज होकर बोली, मुझे याद है वो जेंटल थी, लेकिन मेरे इंप्रेशन में तो हमेशा बैड फेस थी।
गॉडेस की बात सुन हिलोंग ने बॉडी बदल ली और सोचा, क्या गॉडेस को मेरा नया ब्लैक एंड व्हाइट रूप पसंद आएगा? शायद यही उसका फेवरेट अपीयरेंस हो। उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो गॉडेस का दिल जीतकर उसके साथ बहुत सारे वुल्फ कब्स पैदा करने का सपना देख रहा हो। पर उसी वक्त वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा और शर्मिंदा होकर सोचा, डैम, ये नया शरीर ऑकवर्ड है। गॉडेस के सामने इंसल्ट हो गया। गॉडेस ने बस उसकी ओर देखा, हल्का स्नॉट किया और फिर उसे उठाने आगे बढ़ी। तभी उसने सोचा, उसकी आंखें कितनी साफ हैं और मैं अब भी ईविल थॉट्स रखता हूँ। सच में बीस्ट ही हूँ। गॉडेस हाई ने भी सीक्रेटली उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया और वो उसका पीछा करता रहा। लेकिन जब उसने हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाही, गॉडेस अचानक गायब हो गई। उसने पूरा ग्रेट ओशन कॉन्टिनेंट खंगाल डाला, पर कहीं नहीं मिली। एक दिन उसे एक एंशिएंट स्टोन स्टेले मिला जिस पर लिखा था, क्रिएशन लेवल बहुत शक्तिशाली है लेकिन ट्रेजिक। उसने सोचा कि गॉडेस हाई क्रिएशन लेवल तक पहुंची होगी और उसकी वजह से कोई डिजास्टर हुआ, इसलिए वो खुद क्रिएशन लेवल को तोड़ने की कोशिश करता रहा ताकि सच्चाई पता चल सके। फिर वर्तमान में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गॉडेस हाई अर्थ पर फंस गई होगी और कॉन्टिनेंट पर लौट नहीं पाई। क्रिएशन लेवल की मैजिक पावर इतनी टेरिफाइंग है, फिर वो कैद कैसे हो सकती है, समझ नहीं आता। एनीवे, अब मैं अर्थ जाकर उसे बचाऊंगा। ये सुनकर शिया ने उसका सिर थपथपाया और पूछा, असल में तुम इतने ईविल भी नहीं हो, फिर स्पिरिट वॉल्ट टावर में कैद क्यों किए गए? हलंग ने पूंछ हिलाई और सोचा, उसके हाथों का टच क्यों इतना कंफर्टेबल लग रहा है? शायद गॉडेस हाई की सांसों की वजह से। उसने खुद को रोका, वरना एम्बैरेसमेंट होती। फिर कोल्ड टोन में बोला, हजारों साल पहले डेमन ट्रायल एकेडमी से गुजर रहा था तो तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स और एसेंस मैंने निगल ली। उस स्टिंजी औरत ने मुझे यही पनिशमेंट दी और टावर में कैद कर दिया। हजारों साल हो गए, न उसने सील रीइंफोर्स किया, न वो दिखी। शायद मर गई। उसने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा, 10,000 साल पहले डीमन ट्रायल एकेडमी शायद फाउंडर और डीन ने बनाई थी। उसने दूसरों की सारी फेरी मेडिसिन और स्पिरिचुअल एसेंस खा ली थी, फिर भी उसे मार डाला नहीं गया। काफी जेनरस थी। तभी उसे पुकारा गया, लिटिल ब्लैक। वो तुरंत भड़क कर बोला, क्या बकवास, मुझे टॉक्सिन लॉर्ड कहो, ये लिटिल ब्लैक क्या है? मगर शिया ने इग्नोर कर दिया और कहा, ठीक है लिटिल ब्लैक, चलो अब सीड निकालो। लुम्हाई की कॉन्शियसनेस में डालकर उसकी पावर अब्जॉर्ब करनी है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो झल्ला कर बोला, तुम कहो या ना कहो, सीड तो मैं निकालूंगा ही। अभी मैं वीक हूं, पहले से बस थोड़ा स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये कॉन्शियसनेस सीड मेरी दवा है। थोड़ी देर बाद फेंट लाइट चमका और शिया ने आंखें खोली, फाइनली जाग गया। फिर सिर पकड़कर बोला, डैम, इतना दर्द क्यों? उधर लिटिल ब्लैक ने लुम्हाई के सिर पर पैर रखकर सीड बाहर निकाला। उसी तरह ली के माइंड से भी कॉन्शियसनेस सीड खींच लिया। फिर वो लेट गया और एक्सट्रीम कंफर्ट महसूस किया। सीड रिट्रैक्टेड होने के बाद भी उसकी स्पिरिट एनर्जी काफी स्ट्रांग थी। शिया ने फिर अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और बोला, चलो अब अपर फ्लोर चलते हैं, रेस्क्यू द मेन बॉडी ऑफ यूएन, ओके? उस तरह से हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लिटिल ब्लैक ने तुरंत जवाब दिया, हे, वो अलाउड नहीं है। पहले मेरे मास्टर ने सबको डिसीव किया था। तुम ऊपर जाने की सोच रहे हो, पर असल में वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए है। अपर फ्लोर पर कॉन्शियसनेस सीड, स्पिरिट और एलिमेंट पहले फ्लोर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वहां जाने के लिए इंसान को कम से कम प्राइम स्पिरिट मास्टर लेवल की ताकत चाहिए और तुम अभी प्राइम स्पिरिट फाइटर लेवल पर हो। वहां जाकर तुम मेरी सील लिफ्ट नहीं कर पाओगे जब तक सेंट स्पिरिट लेवल तक न पहुंचो। वो बड़बड़ाया, प्राइम स्पिरिट स्टूडेंट, फिर प्राइम स्पिरिट फाइटर, प्राइम स्पिरिट मास्टर, ग्रेट प्राइम स्पिरिट मास्टर और फिर सेंट स्पिरिट। लिटिल ब्लैक, तुम मजाक कर रहे हो? सेंट स्पिरिट तक पहुंचने में तो कितने साल लग जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो मैंने बस सफर ही किया है। लिटिल ब्लैक ने हाथ में कुछ उठाते हुए कहा, किड, मेरा ट्रू फॉर्म बहुत पावरफुल है। तुमने सोचा होगा कोई ट्रेजर उठाया है। मेरी स्ट्रेंथ क्रिएटर लेवल से बस थोड़ी ही कम है। उसकी उंगलियों में एक कॉस्मिक सिस्टम चमक रहा था। जब एनलार्ज हुआ तो साफ नजर आया, मिल्की वे सिस्टम, जहां अर्थ मौजूद है। शिया ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, यू डैम डीमन, तुम घिनौने हो, चाहे तुम्हारा ट्रू फॉर्म कितना भी पावरफुल हो। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हें किल करना ही होगा। लिटिल ब्लैक ने शांति से कहा, अब रिग्रेट करने से देर हो चुकी है। हमारा इक्वल कॉन्ट्रैक्ट तभी टूट सकता है जब दोनों माने। शुक्र है मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वरना मेरा ये एवेटार डिसॉल्व होकर गायब हो जाता। अब तुम मुझे एनर्जी दोगे। उसके मन में एक और कैलकुलेशन चल रही थी। टूटी हुई नाव में भी 3 कीलें होती हैं। भले ही शिया एक क्लोन है, मगर इस बूढ़े के पास ग्रेट वाटर प्लेन का काफी नॉलेज है। मैं कल्टीवेशन टेक्निक्स में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन डिटेल्स और गैप्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये बूढ़ा वहीं से नॉलेज सप्लीमेंट कर रहा है। ऊपर से इसकी लेवलिंग स्पीड बहुत फास्ट है, फाउंडेशन भी सॉलिड है। सीन शिफ्ट होता है। 33वें दिन की सुबह व्यक्ति फाइनली रिलीज होता है और टाइटन भी शेवी के अंदर स्नीक करके बाहर निकल आता है। एकेडमी में शॉन पूछती है, मेरा बेटा टावर में इतने दिन से बंद है, उसने शायद टेस्टी फूड नहीं खाया होगा, मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बना दूं? वो जवाब देता है, मॉम, इतनी तकलीफ मत करो,
बस थोड़ा दूध ठीक रहेगा। हॉक चिल्ला पड़ा। दूध? मुझे भी चाहिए, वो हंसकर बोला। ऑफ कोर्स, काउस मिल्क। और वो वाला मेरा है। लुम्हाई के टावर छोड़े 5 साल बीत चुके हैं। अब वो 11 साल का हो चुकी है। एकेडमी में स्टूडेंट्स के बीच वो तूफान जैसा नाम बन गया है। सबसे यंगेस्ट अचीवर। सब उसकी रियल आइडेंटिटी कि वो अलग स्पीसीज है भूल चुके हैं। ये उसकी मेहनत और ताकत का नतीजा था। ल्यूक फोर्स ने उसके भाई को भी रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया, स्कूल के अंदर का एक ब्रांच जहां मिशंस लेकर पैसे अर्न किए जाते हैं। असल में वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें वॉल्ट टावर में कैद करके पनिशमेंट नहीं बल्कि ट्रेनिंग दी थी। यही वजह थी कि श्याओई हमेशा इस बात को दिल में रखता रहा। इस वक्त वो शियाओ युआन के साथ सो रहा था, करवटें बदलते हुए बड़बड़ा रहा था, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ। बेडरूम का दरवाजा खुला। शियाओ युआन अंदर आई, हल्का सा झुककर बोली, सन उठो, आज मॉम के साथ वॉक पर चलेंगे। कोई जवाब न मिलने पर उसने सोचा, इतना गहरी नींद कैसे सो रहा है। वो बेड पर बैठी और धीरे से श्याओई का सिर सहलाने लगी। उसकी आंखों में ममता थी। वो सोच रही थी, मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया है, मैं और कितने दिन इसके साथ रह पाऊंगी। अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी। शाओयन बोली, वो स्पिरिट क्रिस्टल इल्यूजन नहीं है। उसने क्रिस्टल उठाकर साफ सुथरा रखा, फिर सिर झुकाकर बुदबुदाई, तुम अब कहाँ हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपे और वो फुसफुसाई, मैं तुम्हें बहुत मिसेस। शाओई ने धीरे धीरे आंखें खोला और अपनी माँ की लॉन्गिंग भरी आवाज सुनी। उसने मन ही मन कहा, हाँ दैट मैन। फिर उठकर बोला, माम मैं जाग गई हूँ, आज खाना मत बनाओ, हम बाहर वॉक पर चलते हैं। शाओयन ने पलटकर बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए और उसने बस इतना कहा, ओके। उसने जल्दी से आगे बढ़कर माँ को ढांढस दिया, माँ मत रो, तुम तो बिल्कुल चाइल्ड जैसी हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। फिर आंसू क्यों, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चलो माँ हम दोनों कैंडी लेने चलते हैं। शाओयन ने स्पॉइल्ड टोन में कहा, ठीक है, मुझे कैंडीड होज और नूगट कैंडीज चाहिए। शिया ने हंसकर कहा, ऑल राइट, मॉम जो चाहे। हाल ही में उसने किताब बेचकर काफी पैसे अर्न किए थे। फिर माँ ने अच्छे कपड़े पहने, नया हैट लगाया, बैग उठाया और जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। सन रेडी हूं, चलो शाओयन, मेरा हाथ पकड़ो और निकलते हैं, जल्दी करो नहीं तो सब बिक जाएगा। स्पिरिट क्रिस्टल टेबल पर ही छोड़ दो। उसकी शैडो अब भी फादर जैसी दिख रही थी। शिया ने पीछे मुड़कर देखा और खुद से फुसफुसाया, वो आदमी जिसने मेरी मॉम को छोड़ दिया और अपने अडोरेबल काइंड हार्टेड बेटे को भी अबैंडन कर दिया, वो बेटा मैं हूं। क्या सच में वो मर गया? अगर वो अब भी अलाइव है तो एक दिन मैं उसे ढूंढूंगा और हिसाब बराबर करूंगा। कुछ समय बाद शाओयुन कैंडीड होज खा रही थी। उसके आसपास स्ट्रीट पर बहुत से लोग उसे नोटिस करने लगे। शिया ने पजल्ड एक्सप्रेशन से माँ की ओर देखा, सोचने लगा कि स्नैक्स में ऐसा क्या टेस्टी है। मैंने 25 की एज के बाद से स्नैक्स पसंद करना छोड़ दिया था। इवन बियर पीने के लिए भी अब फैंसी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। शोई माँ के साथ चल रहा था और चुपचाप मन ही मन वाव कर रहा था, मॉम मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उसे पीछे हैकलैंग की फिगर दिखी। उसने तुरंत सोचा, लिटिल हैक तुम छुपकर क्यों निकल रहे हो? हैकलैंग ने कूल अंदाज में कहा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, मैं भी तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ प्रोटेक्ट करूंगा। ये बॉन्ड रेसेस से ऊपर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल भी मान लूंगा। तुरंत शिया ने उसे जोर से फ्लिक किया और डांटा, डॉग बकवास मत करो। ये सुन हैकलैंग उड़ता हुआ सीधे गंदगी के ढेर पर जा गिरा। उसका सिर ह्यूमन फीसिस में धंस गया। शिया ने उसकी हालत देखकर क्रिटिसाइज किया, कुत्ते को गंदगी खाने का इतना शौक है क्या? पूरे में घुसने की जरूरत थी। सीन बदलता है, सनसेट का वक्त, सूरज पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे उतर रहा है। हैकलैंग पीछे मुड़कर चलते चलते बोला, मैं बस पास ही टहल रहा हूं। लेकिन सच ये था कि एलिमेंटल स्पिरिट्स अपने होस्ट से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, और अगर 10 सेकंड भी चुपचाप बैठे रहो तो पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है। शायद यही वुल्फ की नेचर है, हमेशा ट्रबल करना। शियाओई ने बिना हिचक कह दिया, गेट लॉस्ट, औरों की जिंदगी में फूल मत डालो। शियाओन ने बेटे को थपथपाकर कहा, सन तुम्हें पता है तुम्हारा नाम शियाओई क्यों रखा गया? वो उत्सुकता से पूछ बैठा, क्यों? उसने आसमान की ओर देखकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे माम और डैड की मुलाकात एक छोटे से स्ट्रीम के पास हुई थी। शियाओई वही छोटा स्ट्रीम है। उस दिन की कहानी शुरू हुई। शियाओयन एक छोटे स्ट्रीम में नहा रही थी। अचानक शियाओई का फादर गुस्से में चिल्लाया, डैम इट यू बीस्ट। असल में उसने चुपके से उसकी ओर देखा था। वो तुरंत चीखी, किल हिम, जल्दी एक्सप्लेन करो। लेकिन सच ये था कि डैड कोई चीप आदमी नहीं था। वो अपस्ट्रीम से घायल होकर बहता हुआ नीचे आया था। जब शियाओयन ने पीछे देखा तो चुंगना के एक पत्थर पर पड़ा था। खून लगातार बह रहा था। उसके 6 ऑर्गन्स और 5 इंटरनल पार्ट्स बुरी तरह क्रश्ड थे। शियाओयन को लगा अब वो मर जाएगा। ट्रीटमेंट के दौरान उसका खून इतना बहा कि नाक बंद नहीं हो रही थी। उसने सोचा था वो बच नहीं पाएगा, मगर किस्मत से बच गया। उसने मासूमियत से बेटे को कहा, बाद में तुम्हारे डैड ने कहा कि वो तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी साथ रहेगा। उसने वादा किया कि अपनी लाइफ से रिपेमेंट करेगा। शियाओई तुरंत ऑब्जेक्शन करता है,
रिपेइंग ग्रेटिट्यूड विद ग्रेटिट्यूड, ये तो रिपेइंग इविल विद गुड जैसा है। फिर याद आया, शियाओ ट्रंग उस वक्त शियाओयन की केपेबल असिस्टेंट थी। वो और तुम्हारे फादर बहुत क्लोज थे, हर दिन खुशियों से भरा रहता था। वही उसकी सबसे खूबसूरत मेमोरीज थी। धीरे धीरे शियाओयन और तुम्हारे फादर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये जानकर शियाओंग पूरी तरह टूट गई। कंक्रीट पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। शियाओई सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी माँ ने उस आदमी को क्यों चुना। शियाओ युआन ने सॉफ्टली जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त वो स्ट्रीम में पड़ा इतना पिटीफुल लग रहा था, बिल्कुल एक छोटे से पपी की तरह, अडोरेबल और पिटीफुल दोनों। बाद में माँ प्रेग्नेंट हुई और बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा शियाकुई। ये सुनकर शियोकी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भारी सांस लेकर कहा, क्यों माम, इतनी ईजिली फूल हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ, इसलिए तुमने रैंडम नाम रख दिया? तभी हे लॉन्ग शरारती अंदाज में हंस पड़ा। काफ ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं भी पपी हूँ, मैं भी पिटीफुल हूँ, मैं तो भौंक भी सकता हूँ, ईट ईट। इसी बीच एक मिस्टीरियस फिगर पेड़ के पीछे छिपा हुआ सब देख रहा था। वो खुद से बुदबुदाया, शायद वही है। ये बिल्कुल हिडन टेस्ट पोस्टर वाले इंसान जैसी दिखती है, लेकिन मैं बेवकूफ बनकर रश नहीं करूंगा। रिवॉर्ड 10 अरब का है तो ये सिंपल नहीं हो सकती। बेहतर है HQ से कांटेक्ट करूं। उसने तुरंत एक बीस्ट समन किया और अंडरग्राउंड बाउंटी ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज भेजने का ऑर्डर दिया। वो बीस्ट खास कम्युनिकेशन के लिए था, जो फॉर्मेशन सर्कल में घुसकर इंस्टेंट मैसेज ट्रांसमिट कर देता था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। वो चौंक कर मुड़ा और चिल्लाया, वहां कौन है? उससे पहले ही यांग जोंग अचानक कूदा और उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। खून और लार उसके मुंह से निकल पड़ी। वो तड़पते हुए चिल्लाया, डैम इट। वो बस 1 सेकंड लेट हो गया और उसी पल समन किया गया बीस्ट हवा में गायब हो गया। यांग जांग ने शियाओ युआन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये अंडरग्राउंड बाउंटी प्रोग्राम सच में चूहे ही हैं, हर जगह फैले हुए। इनको तो महान गॉडेस का ठिकाना भी मिल गया है। अब से माँ बेटे को कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, अकादमी के अंदर रहना ही सबसे सेफ है। सीन बदलकर आता है एक शांत दोपहर पर। नीला आसमान, सफेद बादल। डीमन ट्रायल एकेडमी के सामने छठे डिवीजन के स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। पोडियम पर खड़े टीचर जेड लेक्चर दे रहे हैं। वो कहते हैं, हम डीमन ट्रायल एकेडमी के विद्यार्थी हैं। हमें सिर्फ अपनी एबिलिटीज ही नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ भी बनानी है। आज मैं तुम्हें फिलोसॉफी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। नीचे शियाकुई हे लेंग से पूछता है, वो लेजेंडरी ट्रेजर सच में है क्या? पास खड़ा एक क्लासमेट उसे जमीन पर रेंगते देख सोचता है, ये शियाओ काई फिर से क्लास बंक कर रहा है? पागल फिर से अपने आप से बड़बड़ा रहा है। तभी हे लेंग बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, आई स्वेयर ऑन माई ऑनर, ये ट्रेजर सच है। शियाओ काई की लाल आंखें चमक उठती हैं और वो गुस्से से कहता है, तेरी ऑनर? 5 साल पहले जब तूने मुझे ट्रिक करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, तूने सब बर्बाद कर दिया। तेरी ऑनर और तेरी चेस्टिटी दोनों ऑलरेडी गॉन। सामने वाला क्लासमेट सोचने लगता है, ओ गॉड, मेरी चेस्टिटी तो पहले ही चली गई, लेकिन मैं तो लड़का हूं। शियाकुई वैसे भी बच्चों में किंग माना जाता है। अगर उसने बंक करने के बाद गुस्सा दिखाया तो दोनों सिर झुकाए एक घर की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2.8K और हाँ, लाइक के बगल में जो हाइप बटन है उसे जरूर दबाना।